फ्राइडे का सेशन है, मस्ती की पाठशाला का इंतजार है। उससे पहले है 1.5 घंटे का क्लोजिंग एक्शन। बाजार में देखेंगे तो निचले स्तरों से रिकवरी जरूर आई है, पर अब थोड़ी रेजिस्टेंस भी आती हुई दिख रही है। इस बीच कैसा हो सकता है ट्रेड, आपको बताएंगे फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं पूजा त्रिपाठी और इस वक्त निचले स्तरों से देखें बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब 100 अंकों की 11,450 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो आखिरी 1.5 घंटे बचे हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 5 बड़ी बातों पर। दीपांशु बताइए। बड़ी बातों की बात करें तो पूजा, यही सबसे बड़ी बात है इस समय की बाजार में निचले स्तरों से आप रिकवरी जरूर आते हुए देख रहे हैं। हालांकि ये जो 11,400-450 का लेवल है उसके बीच में ही निफ्टी रेंज बाउंड है। एक बार पहले भी दिन में हमने इसके ऊपर रिकवरी की कोशिश करी थी, पर हाँ, जिस तरह से थोड़े ग्लोबल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इस समय आप अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहां पर भी अच्छी रिकवरी हुई है। दिन के निचले स्तर से करीब 500 अंक संभला था निफ्टी बैंक, वहां से फिर ऊपर में थोड़ा प्रेशर आते हुए दिखा। ऑटो शेयर है रफ्तार और मारुति टॉप गेनर है निफ्टी का इस समय। साथ ही अशोक लेलैंड में भी तेजी आप देख रहे हैं। कुछ और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी फोकस में आते हुए दिख रहे हैं, पर मेटल्स, एफएमसीजी और आईटी, डिफेंसिव्स और साथ ही हाई बीटा दोनों पर ही आप इस समय दबाव बनता हुआ देख रहे हैं। तो काफी सारा एक्शन है बाजार में इस समय। यूरोप के बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालें तो 125 अंक ऊपर है, वहां पर थोड़ा वॉलेटाइल ट्रेड हो रहा है इस समय। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है, देखते हैं ये रिकवरी और बढ़ती हुई दिखती है या फिर वीकेंड सेशन में आपको थोड़ा प्रेशर आते हुए दिखेगा। इस बीच फ्यूचर रिटेल पर नजर रखिए, ये उसके Q4 के नंबर्स हैं, ना कि Q1 FY21 के। Q4 FY20 के नंबर हैं। 5462 करोड़ से आय घटकर तकरीबन 4500 करोड़ के करीब आई है और मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 47 करोड़ रुपए का घाटा आया है कंपनी का। तो बहुत ही कमजोर नजर है। स्टॉक पर ज्यादा बात वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंडे को अनिल जी ने बोल दिया था जब डील आई थी कि फ्यूचर ग्रुप स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। तब से आप देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन से लगातार स्टॉक भी लोअर सर्किट पर है। 199 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले तकरीबन 47 करोड़ का घाटा आया है और आय में भी आपने तकरीबन 20% की गिरावट देखी है। हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आपको इस ग्रुप से दूर रहना चाहिए। डील अनाउंसमेंट वाले दिन एक बार याद दिला देते हैं क्या सलाह दी गई थी फ्यूचर ग्रुप पर। फ्यूचर ग्रुप की बाकी कंपनियों में एक बार की तेजी दिखे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर वहां पर आपको मुनाफा वसूली करके एग्जिट करना चाहिए। नेगेटिव एक ही है और वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए, जहां पर 17.5 रुपए पर डील हुई। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है, नेचुरली नीचे आना है। सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी डाइल्यूशन इतना बड़ा होगा कि स्टॉक के लिए संभालना मुश्किल होगा आगे कमाई के लिए। आज से अंधाधुंध खरीदारी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में खरीदना करना थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है। इस पूरे डील के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक खरीदना बनता है बजाय बाकी सारे स्टॉक्स के। फ्यूचर लाइफ 5% नीचे, फ्यूचर एंटरप्राइजेस 5% नीचे, फ्यूचर मार्केट्स 5% नीचे, फ्यूचर कंज्यूमर 5% नीचे। तो जितना अहम पैसा बचाना है, पैसा बनाने से ज़्यादा अहम पैसा बनाना है। और इसीलिए हमने सोमवार को आपको कहा कि सारे फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में बिकवाली करिए। फ्यूचर एंटरप्राइज में तो तुरंत करिए और फ्यूचर मार्केट वगैरह में जैसे ही ऊपर आए स्वैप रेशियो की वजह से बेच दीजिए। जिन लोगों ने सुना, देखा, सोमवार को एग्जिट किया, उनके लिए मौका बहुत ही बेहतरीन था। हम अकेले थे जो इतनी स्ट्रॉन्ग एडवाइस फ्यूचर ग्रुप के तमाम शेयरों पर दे रहे थे और हम ये कह रहे थे कि ये इनके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ अच्छा है तो रिलायंस के लिए। आई होप कि लोग फंसे ना हो, लिया ना हो। जिन लोगों ने जी बिजनेस सुना होगा उन्होंने तो डेफिनेटली नहीं लिया होगा। तो सोमवार को लोगों को क्या समझ में आया कि सर्किट लगे और मंगलवार से क्यों नीचे के सर्किट वापस लग रहे हैं। तो ये चीज़ है जो लोगों को फ़र्क समझनी पड़ेगी। क्वालिटी एनालिसिस, निष्पक्ष विश्लेषण, ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें हाँ आप जो विश्लेषण करें उसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, लोगों के लिए आप करें, लोगों का इंटरेस्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है। और यही हमने करने की कोशिश की सोमवार को। इसीलिए मैंने सोमवार को चेताया कि प्लीज़ इन शेयरों को मत लीजिएगा, प्लीज़ इन शेयरों को मत लीजिएगा। आपको कहा गया था इन शेयरों से दूर रहिए और देखिए डील के बाद भी कहा था कि डील अच्छी नहीं लग रही है और अब नतीजे वो कंफर्म कर रहे हैं कि परेशानी तो ज़रूर है यहाँ पर आइए अब एक्शन की शुरुआत करते हैं भसीन साहब के साथ। बिगुल बजाते हैं भसीन साहब के लिए। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो अगर मार्केट पर कोई व्यू, निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है, आपको क्या लग रहा है किस तरह का एक्शन बन सकता है और ऑफ कोर्स क्या रेकमेंड करना चाहेंगे सर इस समय? हाँ, तो दीपांशु, जैसे सुबह हमने कहा था, वी आर सेइंग दीज टू वीक्स आर देयर ऑफ वॉलेटिलिटी।
अब वॉलिटिलिटी मींस दैट देयर विल बी करेक्शन ग्लोबली और आप उसका पार्ट होगे। हाउएवर हमने जो अंडर परफॉर्मेंस है वो हम देख ही रहे हैं बैंक्स की वजह से और बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन इंटरेस्ट एंड सो ऑन, वो चल रहा है। बट द अंडरटोन रिमेन्स वेरी फर्म। आप ऑटो देखिए, आप कंजम्पशन देखिए, आप रियल एस्टेट देखिए। सो आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट एंड मिड कैप्स विल आउट परफॉर्म। 15 दिन के लिए सिर्फ है। सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर विल अगेन टर्न एक्सट्रीमली बुलिश एंड आई डोंट रूल आउट कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक 12,000 इज ऑन द निफ्टी, बट द ब्रॉडर मार्केट विल आउट परफॉर्म। तो ये 15 दिन आपको यूज करना है, डेली सिप या फॉरवर्ड या कुछ आप लेने का चेष्टा कीजिए, अपने आप को हेज करके रखिए, बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये 15 दिन में आपको नीचे तक 11,100 11,000 तक जा सकती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। आपको अपडेट है, कल आपको मैंने टीसीएस मेरा टॉप फेवरेट था, आज भी देखिए टीसीएस इज आउट परफॉर्मिंग। उसके साथ हैवल्स दिया था, वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा मैंने जो सन फार्मा दिया था वो अपना टारगेट हिट हो चुका है, और जो एक आध शेयर थे जिसमें स्टॉप लॉस हो गए वो आपको निकलना है। सुबह बंधन बैंक शॉर्ट दिया था ऑन अ ट्रेडिंग कॉल, वो स्टॉप लॉस हो गया है। उसके साथ बाय था लूपिन और आपका जिंदल स्टील, उसमें बने रहिए। अब आप कहें तो हिमांशु दीपांशु 2 बायज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बसीत साहब, बताइए क्या रेकमेंड करना चाहेंगे आफ्टरनून में? दिस टाइम आई वांट टू बी विद वेरी सेफ शेयर। सबसे टॉप पिक होएगा एचडीएफसी, द पेरेंट कंपनी। 1785-90 का भाव है। इसमें स्टॉप लॉस 1765 का स्टॉप लॉस रखिए और 1875 का टारगेट। आई थिंक दिस इज एट एचडीएफसी। दूसरा, मैं बहुत बुलिश हूँ ऑन पावर लेंडर, और उनकी जो कॉस्ट ऑफ यील्ड है इट्स एट द लोएस्ट। 15,000 करोड़ का प्रॉफिट है दोनों आरईसी पीएफसी का, तो पीएफसी इज अ बाय अगेन। 95.50 to 96, 93.25 का स्टॉप लॉस, 108 से 110 का टारगेट। सिंह साहब, टारगेट क्या था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट के लिए? 108 से 110। ओके, तो 93.25 का स्टॉप लॉस है। अंडरस्टूड सर। तो पीएफसी को खरीदना है, 108 का टारगेट, 93.25 का स्टॉप लॉस, और साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड यहां पर खरीदारी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब, आपसे बस कुछ ही देर में फिर से मिलेंगे बीटीएसटी कॉल के लिए। 2:50 पर भसीन साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, पर इस समय वो रेकमेंड कर रहे हैं एचडीएफसी और पीएफसी, 2 एनबीएफसी पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और डेज हाई पर आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी भी ट्रेड कर रहा है, थोड़ी रिकवरी में इस स्टॉक का भी रोल रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कौन से इवेंट्स और कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। मानसी हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सोमवार तक के ट्रिगर्स आपको बता रही हूँ। शुरुआत आज से वोडाफोन आइडिया की पूंजी जुटाने को लेकर जो बोर्ड बैठक है इस पर फोकस है। इसके साथ आईटीसी 3 सब्सिडरी कंपनियों को खुद में मर्ज करने पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। साउथ इंडियन बैंक की क्यूआईपी या अन्य माध्यम से पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक पर फोकस रहेगा। वहीं एडीएफ फूड्स प्रमोटर को कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने पर एक बोर्ड मीट है। 15वें फाइनेंस कमीशन की एडवाइजरी पैनल के साथ बैठक होने जा रही है। इसी के साथ एससीओ में रक्षा मंत्रियों की करीब 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक की बैठक होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी नजर रहेगी। ब्रिक्स देशों के एफएम्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज 4:30 बजे होने वाली है। और साथ ही केवी कामत कमेटी लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर रिपोर्ट भी सौंप सकती है, सूत्रों के हवाले से एक खबर मिलती हुई। नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में नैल्को के नंबर्स अनुमानित समय बाजार बंद होने के बाद आने का है, और कैश स्पेस में जुबिलियंट लाइफ, वहीं रेपको होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। कल की अगर बात करें, कल नतीजे कैश स्पेस में शाल्बी, हिंदुजान ग्लोबल सॉल्यूशंस, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स जैसी कंपनियों के आएंगे। वहीं स्पंदना स्फूर्ति एनसीडीज के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। वीमार्ट रिटेल पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक, और बोर्ड फैसला लेगा फंड रेजिंग को लेकर। 7 सितंबर सोमवार का दिन, इस दिन यूएस के बाजार लेबर डे के चलते बंद रहेंगे। नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में इन्फो एज के लिए इंपॉर्टेंट डे होगा। इन्फो एज के नंबर्स आते दिखेगा। कैश स्पेस में पराग मिल्क, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सीजी पावर जैसी तमाम कंपनियों के नंबर्स आते हुए सोमवार के दिन दिखेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का आईपीओ सोमवार के दिन यानी कि 7 सितंबर को खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड 165 से 166। इसके अलावा ईआईएच की 7 सितंबर को राइट्स शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिस पर नजर है। और चरणबद्ध तरीके से देश में मेट्रो ट्रेनों की भी शुरुआत होने जा रही है, तो 7 सितंबर इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट डे होगा। बिल्कुल, तो बेहतरीन एक्शन आने के लिए तैयार है। काफ़ी सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ भी जुड़ते हैं, बाजार का एक्शन आगे लेकर जाते हैं। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वागले साहब हैं हमारे साथ इस समय। कुछ ही देर में आशु जी भी जुड़ेंगे, किरण जी जुड़ रहे हैं, आशु जी भी जुड़ गए हैं अब तो। साथ ही हम बात करेंगे जहाँ तक विश्वेश जी के साथ सवाल है। आशु जी, क्या रीडिंग हो रही है सर मार्केट के? ओके, बंसल जी के पास। बंसल जी कॉल है, बिगुल बजाऊं आपके लिए?
बिल्कुल दीपांशु, मेरे और कुणाल जी के पास हमारा एल्गो ट्रेड है, तो उसके लिए एक बिगुल बजवा दीजिए प्लीज। बिल्कुल, तो आशु जी मार्केट कॉल के लिए आपके पास आता हूं, पर उससे पहले एल्गो ट्रेड के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है ग्रेन्यूल्स इंडिया में। ग्रेन्यूल्स में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट हो रहा है। इसको सबसे पहले हमने 180 190 पे रिकमेंड किया था 250 के टारगेट के लिए। टारगेट्स ओवरशूट हो गए हैं और जिस तरीके से आज एक ब्रेकआउट हो रहा है, ये स्टॉक एक वर्टिकल रैली दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बिल्कुल जैसे राकेश जी ने कहा दीपांशु, इसमें आपको बिल्कुल खड़ी बढ़त देखने को मिलेगी जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। अब ये दाम देखकर और जिस तेजी से स्टॉक बढ़ा है, कई बार लगता है कि बहुत बढ़ गया है, लेकिन इससे और ज्यादा ऊपर के लेवल्स दीपांशु देखने को मिलेंगे जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इसी वजह से हम लोगों ने इसको चुना है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 338 पर 338 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर जो पहला टारगेट है वो 362 रुपए का 362 का, और दूसरा टारगेट 378 रुपए का 378 का होगा। तो 378 के टारगेट के लिए बाय करना है ग्रेन्यूल्स को मौजूदा भाव। ओके, ग्रेन्यूल्स पहला कॉल इस क्लोजिंग शो का और ऑलरेडी 7.5% ऊपर है, बट हाई कन्विक्शन कॉल आ रहा है लगातार। इस पर सेडानी साहब ने भी आपको कॉल्स दिए हैं और वहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा है इस स्टॉक पर, तो ग्रेन्यूल्स पर नजर रखते हैं। पर आइए आशु जी से मैं पूछ रहा था, आशु जी क्या लग रहा है मार्केट मूवमेंट देख के? नई वीकली एक्सपायरी शुरू हुई है, वीकेंड सेशन है, यूएस में एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है, पर कल जो एक्शन हुआ उसके बाद वीक शुरुआत के बाद थोड़ा जो बाजार संभले हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस समय? दीपांशु, बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है और दोनों तरफ के ट्रेड्स हैं और बहुत अच्छे ट्रेड्स अवेलेबल हैं। एक तो दीपांशु मैं 2-3 मिनट लूंगा आपसे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि स्टॉक्स में अभी भी दम दिखता है और वो स्टॉक्स जो है मतलब हम शेयर भी करेंगे, लेकिन इंडेक्स में दम नहीं दिखता। और इसलिए आपको ध्यान हो कि 2 दिन पहले मैंने मंथली स्प्रेड बनाया हुआ है 11,500 11,1:2 का, जिसकी कॉस्ट थी 55 से 60 रुपए। आज वो कॉस्ट 80 से 82 रुपए हो गई है, तो 20 रुपए प्रॉफिट में है। लेकिन ये 20 रुपए नहीं, मैं इसको कम से कम 100 से 150 रुपए के प्रॉफिट में देखता हूं आने वाले टाइम पे, जो कि मेरा टारगेट है। शायद निफ्टी 11,100 दिखा सकता है। तो दीपांशु, कुछ भी लॉन्ग करो, उसके अगेंस्ट निफ्टी में नेगेटिव स्प्रेड, बियर स्प्रेड जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स जरूर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में मंदी दिखती है और मंदी आ सकती है। 1 सेकेंड, बिटवीन द बैंक्स ऑल्सो दीपांशु, आप लोग पता नहीं एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की तेजी में है। मैं कह रहा हूं एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मुझे तो खराब लग रहे हैं, और सिर्फ बंधन और आरबीएल बैंक के ऑन द कॉन्ट्ररी इनको शॉर्ट नहीं करना। ऑन द कॉन्ट्ररी आज देखिए, आज भी नीचे से बंधन बैंक और आरबीएल बैंक ने कितना शार्प रिवर्सल दिया है। तो दीपांशु, विद इन द सेक्टर, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटायर निफ्टी ऑल्सो, इतने डिफरेंशियल ट्रेड चल रहे हैं कि अगर आप क्लियर कट ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। तो मैं ये बोलता हूं कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि इंडेक्स में दम नहीं है। बैंक निफ्टी स्टिल बेटर देन निफ्टी है। निफ्टी में मुझे नीचे के लेवल जरूर दिखते हैं, तो निफ्टी के कंपोनेंट्स कुछ शॉर्ट रहने चाहिए। ओएमसीज हैं वो मुझे अभी टेम्परेरीली वीक दिख रही है, चाहे और बाकी ओएनजीसी, आईओसी, एचपी, बीपी, ये सब अभी प्रेशर के अंदर है। और दीपांशु, इसी मार्केट कॉम्पोजिशन की वजह से ट्रेड जितना भी दिया वो ये बोला है कि सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्शन से ट्रेड करना, सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्शन से। और इसीलिए पर्टिकुलरली आपको ध्यान हो कि परसों 550 के ऊपर जब भारती सबको बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी हमने एक ऑप्शन के थ्रू कॉल दी थी। और आज आप देखिए भारती शायद ऊपर में 5 रुपए चला और नीचे में 25 रुपए वो नीचे है, और वो स्प्रेड 520 560 वाला प्रॉफिट में है। भारती 25 रुपए नीचे है, वो प्रॉफिट में है। तो दीपांशु, इन शॉर्ट में बोल रहा हूं कि स्टॉक्स में रहना है, तरीके से रहना है, स्मार्टली पार्टिसिपेट करना है, और निफ्टी में मुझे अभी भी वीकनेस दिखती है। और दीपांशु, जब भी आपको टाइम मिले, आज अनिल जी नहीं है तो पूरा मौका है, हम तो आज मुझे कुछ सवाल जवाब ये भारती से मुझे ध्यान आया, कुणाल जी से करना है। जब भी आपको टाइम हो तो मुझे बताना है। टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे की लर्निंग के लिए, सबकी लर्निंग के लिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि कुणाल जी की टीचिंग एबिलिटीज बहुत बढ़िया है, तो मुझे उनसे कुछ सवाल पूछना है।
बिल्कुल आशीष जी, आज तो आप मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। अनिल जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे भी और मस्ती की पाठशाला के लिए भी रहेंगे, बट आज आशु जी भी पूजा और मेरे साथ शायद तीसरे एंकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मौका उनके पास खुला हुआ है। ज़रूर सर, थोड़ी देर में आते हैं। थोड़े कॉल्स मैं ले लेता हूँ हमारे एक्सपर्ट से। विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी, बैंक निफ्टी या किसी और स्टॉक पर भी कॉल हो तो ज़रूर बताइएगा। सुमित जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। भरपूर एक्शन है बाज़ारों में, और थोड़ा ऑटो स्टॉक्स पर एक बार फोकस कर लेते हैं क्योंकि वहां पर अच्छे संकेत आ रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि मारुति में बढ़िया एक्शन है। आशीष केलकर साहब हमें रेकमेंड करके भी गए थे मारुति पे, और उन्होंने 2 टारगेट्स दिए थे, दोनों हिट होते हुए दिखे हैं। किरण जी, मारुति की कॉल अगर आप टेक फॉरवर्ड करना चाहें, 7300 पर है, सुबह से अच्छा ट्रेड कर रहा है। कोई फॉलो ऑन बाइंग आती हुई दिखती है, कोई ट्रेड है यहाँ पर? बिल्कुल, जो लॉन्ग कॉल इनिशिएट किया है उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 7, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 7220 पे रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि इस रैली में ये स्टॉक 7500 के आसपास के लेवल्स टेस्ट करता नजर आ जाना चाहिए। थोड़े करेक्टिव रैली, जैसे मैंने सपोर्ट की बात की 7225 के आसपास, अगर उन लेवल्स के पास आता है तो वापस एक बार बाय करने की सलाह है। नहीं तो आज के टॉप्स तोड़ने के बाद वापस एक बार बाय करो। ये 2 लेवल्स रहेंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए ट्रेलिंग वाला, और 7500 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो 7500 के लेवल्स पर नजर रखिए। मारुति और आपको रफ्तार पकड़ता हुआ दिख सकता है। अशोक लेलैंड में अच्छी तेजी है इस समय। अशोक लेलैंड पर आपकी क्या राय है वागले साहब? डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 3.5% ऊपर। दीपांशु, मेरा मार्केट का ध्यान क्लियर नहीं है, लेकिन अशोक लेलैंड बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे। 75 तक ये मूव एक्सटेंड होते हुए लगती है। आज नहीं, लेकिन आज और मंडे में मुझे लगता है ये 75 तक स्टॉक जा सकता है। अभी 7150, 7170 है। 69 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लिया जा सकता है। ओके, 69 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सुमित जी, टाटा मोटर्स डीवीआर आपने पहले भी रेकमेंड किया है। आज टाटा मोटर्स उतना नहीं परफॉर्म कर रहा है, पर डीवीआर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 1.5% ऊपर। डीवीआर पर कोई ट्रेड होगा टाटा मोटर्स के? हाय दीपांशु, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, हमने रिकमेंड किया हुआ है और आज भी स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। 56 के ऊपर अभी जैसे ये सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट वीक में फिर इसमें और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। और आज पूरे ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया है, तो ये ऑटो से रिलेटेड मोस्टली स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया ही दिख रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है टाटा मोटर यहाँ से और भी ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसमें 60 से 65 के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है टाटा मोटर्स डीवीआर, यहाँ पर भी नजर रखिए। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। ये हैं वो स्टॉक्स जो आज बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में आए। संदीप ग्रोवर तैयार हैं बताने के लिए। गुड आफ्टरनून संदीप, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आपको फ्यूचर रिटेल, जिसके नंबर सभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, उस पर फोकस करना है। मुनाफे से एक कंपनी घाटे में आई है। 199 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 47 करोड़ रुपए का घाटा आया है। आय भी आप देखिए, जो करीब 5,500 करोड़ थी वो घटकर 4,500 करोड़ रुपए के आसपास आई है, और स्टॉक में उसका रिएक्शन आपको साफ तौर पर नजर आएगा भी। इंडसइंड बैंक रूट 1, यहाँ पे पहले भी इनकी ओर से हिस्सेदारी ली गई थी, अब फिर से उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रेफरेंशियल रूट के जरिए उन्होंने करीब 2.5% एडिशनल स्टेक जो है उस बैंक में एक्वायर किया है, उसका इंपैक्ट स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। L&T रक्षा मंत्रालय से इनको ऑर्डर हाथ लगे हैं, 1000 से 2500 करोड़ रुपए ये ऑर्डर के साइजेस हैं जो कि इनको हाथ लगे हैं, उसका इंपैक्ट आज स्टॉक पे दिख रहा है। आरबीएनएल, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकार ने आरबीएनएल में हिस्सा बिक्री के लिए आईएमजी यानी कि जो इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप है उसका गठन किया है, जो कि 10 से 15 दिनों के अंदर ही ये जो ग्रुप का गठन किया गया उसकी एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें जो विनिवेश है यानी कि जो हिस्सा बिक्री है उसके ऊपर फोकस होगा। सरकार का आपको बता दें करीब 88% के आसपास का हिस्सा इस कंपनी में, उसको घटाकर सेबी के जो नॉर्म से 75% वहां तक करने की योजना है, और माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष की जो तीसरी तिमाही है वहां तक इस हिस्सा बिक्री का जो पहला चरण है उसे पूरा करने का सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। टाटा मोटर्स, इसके यूके के जेएलआर बिक्री के आंकड़े आए हैं, अच्छे नंबर से 14% ओवरऑल इनकी बिक्री बढ़ी है। जैगुआर बिक्री आप देखें तो 1049 यूनिट से बढ़कर 1079 यूनिट्स आई है, और लैंड रोवर बिक्री अगर आप देखें तो 22% बढ़कर 2042 यूनिट रही है, और यहां पे अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 100 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इनको हाथ लगे हैं। 2020-21 में कुल देखें तो करीब 390 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर इनफ्लो इनके हाथ लगे हैं। आखिर में न्यूज वायर के हवाले से जो खबरें आई हैं उसमें अगले 6 हफ्ते में आप देखें तो 4 बड़े ओएफएस जो हैं वो सरकार लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें एनबीसीसी, हडको, पीएफसी, इनके जो ओएफएस है वो सरकार लाने की तैयारी कर रही है, और हो सकता है कि अक्टूबर महीने में यानी कि अगले महीने में आप देखें आईआरसीटीसी और इरकॉन, इनके जो ओएफएस हैं वो मार्केट में हिट हो सकते हैं। ओके, तो स्पेशली जो रेल स्टॉक्स हैं उसके डाइवेस्टमेंट को लेकर या उसमें थोड़ी हिस्सा बिक्री को लेकर आपको एक्शन बढ़ते हुए दिख सकता है। ये हैं कुछ खबरें और साथ ही और स्टॉक्स जो फोकस में हैं।
बिल्कुल बचाते हैं आशु जी के लिए, उनके पास एक कॉल तैयार है। बताएं आशु सर। दीपांशु, ये स्टॉक तो फ्यूचर का है, लेकिन मेरी ये जो कॉल है डिलीवरी की है और दूसरा ऑप्शन के थ्रू भी मैं ट्रेड जरूर बताऊंगा। लेना है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। दीपांशु, डिलीवरी के लिए लेना है। दीपांशु, आपने देखा होगा जिस तरह से ट्रैक्टर्स और बाकी ऑटो कंपनीज के नंबर और जो रूरल थीम चल रहा है और जिस तरह का जो इंटरेस्ट रेट की जो बोरिंग की कॉस्ट एनबीएफसी की बहुत लोअर हो गई है और लिक्विडिटी भी अब काफ़ी ईज हो गई है, तो इस ट्रैक्टर सेल में विदाउट फंडिंग पार्टिसिपेशन तो हो नहीं सकता। तो एमएनएम फाइनेंस जिसका रेट 137-38 के करीब है, ये कॉल दीपांशु में क्लैरिफिकेशन दे दूं डिस्क्लेमर के, सुबह हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया 137-3750 पे और उनको डिलीवरी के लिए भी बोला है और ट्रेडिंग के लिए भी बोला है। 130 रुपए का स्टॉप लॉस और 150 का टारगेट है। लेकिन दीपांशु या तो डिलीवरी लें या 130 की इन द मनी कॉल ले लें। इन द मनी कॉल का 11:30-12 का रेट चल रहा है, एक कॉल ले लें और ऊपर 145 की एक भेज दें तो आपकी कॉस्ट फ्यूचर से भी कम हो जाएगी या फ्यूचर जितनी हो जाएगी, तो उसको लेके बैठ जाइए दीपांशु। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑप्शन का स्प्रेड 1:1 बना के लेना कि आप पार्टिसिपेट भी करें, लेकिन जिस तरह के गैप डाउन और जिस तरह का कभी इंडो चाइना, कभी यूएस चाइना, कभी कुछ ना कुछ रहेगा और ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन या कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलती रहेंगी और रात को आप बोलेंगे कि सुबह क्या हो जाएगा। तो उसके लिए जो शांति से बैठने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए इस तरह की ट्रेडिंग पैटर्न बहुत जरूरी है। और इसका मैं एग्जांपल फिर देता हूं दीपांशु, भारती वाला, क्योंकि अगर आप अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है किस तरह से लेना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है ट्रेड में पार्टिसिपेट करने का दीपांशु। बिल्कुल, और जैसे आप बोल भी रहे हैं, हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है टेलीकॉम स्टॉक्स पर। जब आपने भारती एयरटेल की बात करी, भारती इंफ्राटेल डेज लो पर आ गया है, 4% नीचे, एक सडन रिवर्सल दिखा है। एक बार भारती इंफ्राटेल का इंट्राडे आपको दिखाते हैं और उसके बाद वोडाफोन आइडिया का भी दिखाएंगे। एक सडन ड्रॉप आते हुए दिखा है क्योंकि सुबह पॉजिटिव था, बल्कि जो निफ्टी में फर्स्ट वेव ऑफ रिकवरी आई थी उसमें सबसे आगे भारती इंफ्राटेल था और अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था। 231 के हाई से एक सडन ड्रॉप आपने देखा है स्टॉक पर, फिलहाल डेज लो के करीब ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर कुछ वॉलेटाइल एक्शन हुआ है। वोडाफोन आइडिया सुबह के स्पाइक के बाद एक रेंज में हुआ है और अब थोड़ा आप वहां पर प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। बोर्ड मीटिंग है वोडाफोन आइडिया की, ऑफकोर्स, तो शायद उससे पहले थोड़ी नर्वसनेस आ रही है। आशु जी, कैश वाले लेवल्स तो मेरे पास हैं जो आपने कहा है, 150 का टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस। ये जो स्प्रेड बनाया है इसके क्या लेवल्स होंगे सर? कॉस्ट कितनी है, कहां पर मैक्सिमम लॉस होगा, कहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? दीपांशु, 130 की कॉल है वो 11:30-12 का रेट है और जो 145 की कॉल है उसका 4.25-4.5 का रेट है, तो मोटा मोटा 12 और 4 मान ले 8 रुपए की कॉस्ट आती है। तो 130 + 8 आपका 138 का फ्यूचर चल रहा है और 138 में ही आपका ये ट्रेड खड़ा हो जाता है। लेकिन बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है, किसी भी तरह का पैनिक या गैप डाउन या कोई जब जिटरी होती है मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा इसके अंदर। आपने कितनी बार देखा, आज मैं दीपांशु फिर बंधन बैंक और आरबीएल का एग्जांपल देता हूं। सुबह बंधन 305 पे था और ऑन द कॉन्ट्री लोग सेल बोल रहे थे और 4 घंटे बाद आप देखिए, 3 घंटे बाद वो 317 है। सिमिलरली आरबीएल बैंक, तो जिसका आरबीएल बैंक या बंधन अगर फ्यूचर में लॉन्ग होता उसका कट चुका होता, क्योंकि हमने स्प्रेड में बनाया हुआ है बंधन भी और आरबीएल बैंक भी, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में जब वन साइडेड नहीं हो और डेटा बहुत जल्दी चेंज होते हो और जिस तरह की जो इवेंट्स आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ डोमेस्टिक इवेंट्स हैं जो आप पे हावी रहे, तो दीपांशु बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड लिमिटेड रिस्क के साथ लेना चाहिए, पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन के बिना जितना मर्जी बोलो दीपांशु, एक डिसिप्लिन होता है कि नहीं, कम ट्रेड करो, अभी नहीं करो, 1 दिन हफ्ते में, 3 दिन महीने में, 5 दिन महीने में, ऐसे भी होने चाहिए जब आप नहीं ट्रेड करो। लेकिन शायद वो एक आदतन मजबूर या पार्टिसिपेशन में कुछ वक्त मार्केट के आगे बैठते हैं तो अच्छा बुरा कुछ ना कुछ लगता है। दीपांशु के फ्यूचर हो तो किसी के पास कैसे कटेगा। और दीपांशु, मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं, मुझे आज टीचर्स डे पे कुणाल जी से एक बहुत अच्छा सवाल पूछना है। मैं भूला नहीं हूँ आशु जी, ज़रूर करेंगे। थोड़े स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डेफिनेटली जो कुणाल जी और आपकी बात होने वाली है और जो आप मेरे को आज सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं एंकर प्रेस पर, वो भी करेंगे सर। पर उससे पहले विश्वेश जी, आपसे भी बात करना चाहूँगा, कोई बैंक पर स्ट्रैटेजी आ रही है? बैंक निफ्टी का मूवमेंट आप कैसे देख रहे हैं? बंधन बैंक तो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, पर दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं बैंक में, कोई बैंक्स पर कॉल?
सी आई थिंक दीपांशु एक चीज समझनी होगी कि लार्ज पार्ट ऑफ द लास्ट 6 months you have spent in the range of 22,900 and lower part में 20,500. You took a almost 7-8 attempt to cross the 23,150. वो क्रॉस करने के बाद हम ऑल द वे 25 तक है. अब because of the geopolitical tensions and whatever the global news we are coming down और हम जब तक 23,000 के ऊपर है राउंड फिगर तो मुझे लगता है कि largely you have to be very selective in terms of the approach but all the more मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट शायद टाइम स्पेंड करेगा ये रेंज में rather than a directional bias. तो मेरी ओर से ये सलाह होगी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव लीजिए. एक स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है नेस्ले. मेरे हिसाब से मैंने कल भी रिकमेंड किया था, आज भी देखिए स्टॉक पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि नेस्ले में जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है ये आने वाले दिनों में ये शायद स्टॉक ऑफ द सीरीज भी हो सकता है, एटलीस्ट 1,000 रुपीज का मूव हो सकता है. इनफैक्ट अगर ये घर में रह भी जाता है तो छोटा सा लॉट साइज आप डिलीवरी में भी रख सकते हो. माई सेंस इज दैट थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले होना चाहिए बिकॉज वॉलेटिलिटी जो है वो दोनों साइड रहेगी. सो इफ यू आस्क मी स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडेक्स अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक वो भी सिलेक्ट सेफ स्टॉक ऑन योर डिक्लाइन खरीदने की सलाह होगी. बिल्कुल सेफ स्टॉक्स ऑन डिक्लाइंस, थोड़ा डिफेंसिव पर आपको फोकस आते हुए दिख रहा है तो वहीं पर नज़र रखते हैं. बट बैंक्स पर नज़र रखिए क्योंकि खबरों के दम पर और सबसे ज़्यादा जो एक्शन हो रहा है मार्केट में वो इसी स्पेस पर है. साथ ही अशोक लेलैंड पर एक्शन भरपूर हो रहा है, फ्रेश डेज हाई पर है, फ्रेश फॉलो ऑन बाइंग वहाँ पर भी आती दिख रही है. तो ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर एक्शन भरपूर है इस समय. कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है फिलहाल. PVR एक और ऐसा स्टॉक है. किरण जी वापस 1400 के ऊपर गया है, वीक बाजार में अच्छी गेंस दिखा रहा है PVR. कुछ ट्रेड है यहाँ पर सर? नहीं, फ्रेश ट्रेड नहीं है, पर अगर किसी के पास है पोजीशन के हिसाब से अगर लिया हुआ है तो मेरा मानना है कि 1300 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए. थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस है पर वही लेवल इंपॉर्टेंट है. मेरा मानना है कि 1450 के आसपास एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ये एक बार निकल जाए तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं. ओके तो नज़र रखते हैं PVR पर. आप थोड़ी परफॉर्मेंस देख रहे हैं. वागले साहब आज एस्कॉर्ट्स में क्या चल रहा है सर? क्योंकि वैसे तो आउट परफॉर्मर रहता है पर आज जब ऑटो स्टॉक्स में तेजी आ रही है तो एस्कॉर्ट्स में हम देख रहे हैं 2-2.5% का प्रेशर है. डेज लो पर स्टॉक है इस समय. ये अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने के लिए या और वीकनेस देखते हैं अभी? दीपांशु पोजिशनली मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है. मुझे लगता है पोजिशनली ये स्टॉक 1300 तक जाना चाहिए. मैं 1-2 दिन की नहीं बात कर रहा हूँ, ये पूरे महीने की अगर बात करेंगे और 1140 का स्टॉप लॉस होना चाहिए. तो आपको अगर अभी 1190 1170 वगैरह ये लेवल पे मिल जाता है लेके होल्ड करिए. मुझे लगता है ये 1280 1300 तक जाना चाहिए. ओके 1280 1300 के लेवल्स आ सकते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है एस्कॉर्ट्स में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो. विश्वेश जी अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी आज हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं, वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है तो ये ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होगी अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए या फिर यहाँ पर भी आप वीकनेस देखेंगे? दिवांशु मैंने रिकमेंड किया था स्टॉक को मेरे ख्याल से 1640 के आसपास और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 1750 तक जाए, लेकिन समहाउ 17,000 के कॉल में जो ओआई है वो इंडिकेट कर रहा है शायद ये क्रॉस नहीं हो रहा है. तो ऑन दी अदर हैंड स्टॉक बहुत ही ह्यूज सप्लाई विटनेस करता है 1680 to 1700 की रेंज में. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई डिप आता है और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज वेरी लाइकली चांसेस देन क्लोजर टू 1620 1600 बाय करिए. देखिए मोर और लेस मेरा ये मानना है दिवांशु कि ये स्टॉक इवेंचुअली शायद 1800 की जा सकता है, लेकिन एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है, यू विल गेट अ बेटर रेट. तो आई वुड सजेस्ट 1620 टू 1600 के बीच में अगर अक्यूमुलेट किया जाए तो ओवरऑल यू विल हैव अ 1800 सॉर्ट ऑफ अ व्यू. लेकिन फिलहाल के लिए रेंज बाउंड स्टॉक ही मानूंगा मैं. बिल्कुल. और अब कुछ नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं. आज कुछ अहम नतीजों की बात करें तो नाल्को अपने नंबर्स आज घोषित करने वाला है. अनुमान क्या है ये भी समझ लेते हैं और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए. आशीष बताइए. पूजा देखिए नतीजे तो बेहद कमज़ोर देखने को मिलेंगे. दरअसल अगर आप देखें तो पिछले साल कंपनी ने मुनाफा किया था, इस बार जो है करीब 47 करोड़ का घाटा दर्ज करेगी कंपनी. और मार्जिन में भी आप देखें पूरे के पूरे मार्जिन वाइप आउट होते नजर आएंगे. पिछले साल 10.3% के मार्जिन रिपोर्ट किए थे, इस बार महज अगर आप देखें तो केवल 0.45% एबिटा मार्जिन रहेंगे. कामकाजी मुनाफे में अगर आप देखें 96% की गिरावट देखने को मिलेगी. और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो एलएमई में जो एल्यूमिनियम की कीमतें हैं इसमें 17 से 18% की गिरावट है, इसका एक दबाव देखने को मिलेगा. आय में ज़रूर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, केवल 14% की गिरावट है, लेकिन जो पिछले तिमाहियों की जो इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी इस बार वो भी की है, इसका एक सहारा देखने को मिलेगा.
एल्यूमिनियम कंपनी है, यहाँ पर लागत खर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पर नज़र रखनी होगी। लेकिन नंबर्स के हिसाब से देखें तो नतीजे वीक ही एक्सपेक्टेड है। ओके, वीक नतीजे एक्सपेक्टेड हैं। जहाँ तक नालको का सवाल है, सुबह भी हम सुमित जी के साथ बात कर रहे थे स्टॉक पे, उन्होंने कहा था एक रेंज में ये स्टॉक है, तो नज़र रखते हैं वहाँ पर। थोड़ा बाजार में फिर से ऊपरी स्तरों पर आप प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। 11,400 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा था, पर अब वापस निफ्टी पर प्रेशर आते हुए दिखा है और इस समय नज़र रखिए 11,375 पर फिसला है, 150 अंक नीचे है वापस निफ्टी। और बैंक निफ्टी पर नज़र रखिए, वापस 400 अंक की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रही है। कहाँ पर आ रहा है सेलिंग का प्रेशर? भारतीय इंफ्राटेल हमने आपको बताया था, वहाँ पर आप तेज़ बिकवाली देख रहे हैं इस समय। भारतीय एयरटेल पर भी नज़र रखिए, 2.5% ये स्टॉक नीचे है। इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, इन सभी स्टॉक्स पर आप बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिख रहे हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप हैवी वेट्स की बात करें तो TCS में भी थोड़ा सा अभी प्रेशर आते हुए दिखा है। ITC सुबह से ही वीक है और वहाँ पर और कमजोरी आती हुई दिख रही है। टाइटन एक और स्टॉक है, HDFC बैंक, L&T एंड ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 1.5% नीचे है, वहाँ से भी आप बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। बंसल जी, आज ITC को क्या हो गया? तेज मार्केट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वीक मार्केट में और आगे गिर रहा है। डिफेंसिव फोकस होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और बिकवाली आ रही है। फ्रेश ब्रेकडाउन है क्या ये ITC में? बिल्कुल दीपांशु, एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। 191 के लेवल्स को डिसाइसिवली स्टॉक ने तोड़ा है और एक चार्ट्स के ऊपर ना सिर्फ एक ब्रेकडाउन है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर मिल रहा है बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स में। और अब एक नेक्स्ट सपोर्ट 180 से 182 के जोन में आता है। अब देखना यह है कि स्टॉक 180 से 182 के जोन तक सीधा गिरता है कि बीच में कहीं सपोर्ट मिलता है, बट टेक्निकली एक ब्रेकडाउन है, साथ में एक नेगेटिव क्रॉसओवर है ITC के प्राइस चार्ट्स पर। बिल्कुल, ITC पर आप एक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं। स्टॉक भी इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है। पर आइए, अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, जान लेते हैं इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, मैं पहले आपको एक बार जल्दी से मार्केट्स पर भी अपडेट कर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले बिकवाली का प्रेशर आया है और पिछले 15 मिनट में निफ्टी तकरीबन ऊंचाई से 50 पॉइंट्स गिरा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अब वापस 23,000 के करीब बैंक निफ्टी जा रहा है, 450 अंक नीचे है। और निफ्टी में ऑलमोस्ट अब सारे कॉम्पोनेंट्स नेगेटिव हो गए हैं, सिर्फ बजाज ऑटो और मारुति होल्ड आउट कर रहे हैं, पर रिलायंस, ICICI बैंक, ITC, L&T, इन सभी दिग्गजों पर नजर रखें, HDFC, तो वहां पर प्रेशर आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर भी अब आप प्रेशर देख रहे हैं सर, तो थोड़ी नर्वसनेस है मार्केट्स में। ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव हैं। डाउ फ्यूचर्स इस समय 150 अंक ऊपर है, यानी कि दिन के निचले स्तर से तकरीबन 400 अंक की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी रिकवर होकर अब एकदम फ्लैट हो गए हैं। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई थी, आधे % की गेन्स के साथ यूरोप इस समय ट्रेड कर रहा है सर। हालांकि एशिया आज क्लोजिंग के समय एशिया वीक था, तो भारतीय बाजार में गिरावट है। ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक लग रहे हैं सर, बताइए क्या करना चाहिए। लो कन्विक्शन ट्रेड है और लो कन्विक्शन मार्केट है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से है ना बड़े एग्रेसिव ट्रेड हो रहे हैं। सबसे बढ़िया बात आज के बाजार की क्या है, दोनों ही तरफ अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को बाजार में रेस्पेक्ट किया है। देखिए निफ्टी में 11,300 11,350 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एग्जैक्टली वहां से बाउंस किया है। 11,425 11,475 एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की रेंज है और 11,450 का हाई बनाया है और बीचों बीच में आप ट्रेड कर रहे हैं। अब है आपके लिए वीकेंड, 2 दिन की। वैसे तो मुझे 2 दिन में कोई खास ऐसे बुरी खबर आने की आशंका नहीं है और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है कि आज अमेरिकी बाजार अच्छा उछाल दिखाने चाहिए। उसकी वजह है कि अमेरिकी बाजारों में जो कुछ भी करेक्शन हुआ है वो एक रनिंग करेक्शन के तौर पर था और अमेरिकी बाजार 800 पॉइंट गिर जाए, नजदीक 5% गिर जाए तो यहाँ खरीदने वाले काफी बैठे हैं। तो संभावना यह है कि अमेरिका में उछाल आ सकती है, लेकिन अमेरिका में सोमवार को छुट्टी है तो वहां पर भी लो कन्विक्शन ट्रेड आज रहेगा। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि जितना आप लाइट रहेंगे वीकेंड पर उतना अच्छा है, आराम से वीकेंड एंजॉय कर पाएंगे। सोमवार को सुबह जब हम जुड़ेंगे तो ज्यादा आप बेहतर ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन फिर भी जिनको करना है ट्रेड, उनको एक लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए, लेकिन अपने स्टॉप लॉस और ऑप्शन के जरिए, ऑप्शन भी आपको इस ट्रेड में बनाने चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो दोनों ही तरफ के ट्रेड के मौके पे ऐसे में अगर कोई खरीद रहा है तो वो कॉल ऑप्शन के जरिए खरीद रहा है, जो बेचना चाहता है पुट ऑप्शन के जरिए बेचे तो ही ठीक है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के लिए आपको मंडे को तैयार रहना है। कल की ये तो होगी बात निफ्टी की, जहाँ पर आप ये रेंज देखें। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली 22,850 का लो बनाकर ऊपर में 22,450 के 400 के आसपास 23,400 के आसपास पहुंचा है। तो आप अपनी रेंज का इंतजार करें और इस वक्त 23,100 के आसपास जो बैंक निफ्टी है
यहाँ पर कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। 23,400 23,500 की रेंज में बिकवाली बनती है, 22,850 22,900 की रेंज में खरीदारी बनती है। तो मेरा ये मानना होगा कि न्यूट्रल रहकर चलने ज्यादा बढ़िया है। मंडे मॉर्निंग को ज्यादा बेहतर ट्रेड मिलेगा और इनकेस कोई एक अच्छा ट्रेड दिखा मुझे कि क्लोजिंग के बेसिस पे जहां हम क्लोज हो रहे हैं तो मैं आपको 3:20 पर जरूर बताऊंगा कि किस तरह का ट्रेड बन सकता है। लेकिन अभी इस वक्त लग नहीं रहा है कि कोई एक कन्विक्शन वाला ट्रेड, और आप देख रहे हैं दोनों तरफ बड़े एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी के साथ ट्रेड हो रहे हैं, तो थोड़ा कोशियस रहें, सावधान रहें, थोड़ी पोजीशन हल्की रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पोजीशन हल्की रखें, सावधान रहें, इन लेवल्स पर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखते हैं, मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने दें और फिर आप यहाँ पर एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए, और थोड़ी देर में अनिल जी हमारे साथ वापस जुड़ेंगे भी मस्ती की पाठशाला का एक्शन आगे ले जाने के लिए। पर इस समय ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग है, भारत के बाज़ारों में आप ज़रूर वीकनेस देख रहे हैं और इसकी वजह से प्रेशर थोड़ा और बनता हुआ दिख रहा है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं जिस तरह से एक्शन और भरपूर है इस समय। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, बुलबेर जेएसडब्ल्यू स्टील? बिल्कुल, इनफैक्ट सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं, दीपांशु अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर पे एक बढ़िया बुल वर्सेस बेयर की लेके आए हम लिंक यहाँ पर। दरअसल अगर आप देखें तो मार्च के से अगर आप देखें तो स्टील स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दे दिया। ऐसे में जो निवेशक हैं इनके मन में काफ़ी सारी दुविधाएं होंगी, इन सबकी का समाधान है बुल वर्सेस बेयर। शुरुआत करता हूँ जो तेज़ी के तर्क हैं यहाँ से। अगर आप देखें तो कीमतों का जो ट्रेंड है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। एंड जुलाई में हमने देखा था कि करीब 700 से 800 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी हुई थी। अगस्त में भी फर्दर एक हाइक हुआ, सेल ने सितंबर में दाम बढ़ाए और अभी एक्सपेक्टेड है कि जो बाकी कंपनीज है ये भी फॉलो करते हुए नजर आएंगी और 2000 से लेकर 3000 रुपये प्रति टन की जो बढ़ोतरी है वो तो होती हुई आएगी। जो डिमांड सिनारियो अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो चाइना, वहाँ पर मांग बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत ने भी कुछ अच्छी क्वांटिटीज़ में चाइना को स्टील एक्सपोर्ट किया, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में काम दोबारा शुरू हो गया, तो जो घरेलू डिमांड है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो स्टील स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो भाव के हिसाब से थोड़े से आकर्षक नज़र आते हैं, जिसके चलते आप देखिए मॉर्गन स्टैनली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं। टाटा स्टील पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है 565 के लक्ष्य के लिए। जेएसपीएल पर भी ओवरवेट की रेट है 280 के लक्ष्य के लिए। एंड जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील पर, जहां पर ये 320 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन मंदी के भी तर्क ढेर सारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो जितनी भी अच्छी खबरें हैं सारी की सारी डिस्काउंटेड नज़र आ रही है भाव में, और अगर आप देखें तो आगे जाकर ऐसा माना जा रहा है कि कंपनियों का जो उत्पादन खर्च है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो डेट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है। टाटा स्टील को देखें, यहाँ पर 1 लाख करोड़ के पार है कंसोलिडेटेड लेवल पर अगर आप डेट देखेंगे तो। और सेल ने जो हाल में बिक्री आंकड़े रिपोर्ट किए वो साल दर साल तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन पिछले महीने से अगर आप इसे कंपेयर करके देखेंगे तो हल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर सीएलए से बेचने की राय दे रहे 185 के लक्ष्य के लिए। और सेल पर जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है इसमें अंडरवेट की रेटिंग दी गई है 43 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो बुल बेयर है आपके लिए, दोनों तरफ के ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं। आशीष, मेरा कन्विक्शन पे ऑफ कर गया आज टाटा स्टील पर? बिल्कुल, हमारा दोनों का जो कन्विक्शन था टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों में गिरावट हो गया। तो चलिए आज सुबह तो हम बेयर से मेटल स्टॉक्स पर जैसे कि आशीष बता रहे हैं ब्रोकरेज इस समय डिवाइडेड हैं, दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिलहाल तो आप देखें तो इन सभी स्टॉक्स पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। किरण जी, आप क्या बोलेंगे? अगर जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर डालें तो फिलहाल टॉप लूजर है निफ्टी का, 3% नीचे है इन लेवल्स पर, और ब्रेकडाउन आ सकता है या फिर अगर ग्लोबल क्यू सुधरते हैं तो यहाँ पर भी एक्शन फिर से बनेगा? देखिए, एक रेंज में फंसा हुआ है, 290 तो 295 ऑन द हायर साइड और 270 ऑन द लोअर साइड। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा करेक्टिव रैली आ गई तो एक बार 280 से लेके 275 ये लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाएंगे। वॉल्यूम्स आज काफी कम देखने को मिल रहे हैं, तो कोई डिसाइसिव मूव एक्सपेक्ट करना अभी के लिए बहुत मुश्किल होगा। है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर राय, इस समय डिसाइसिव मूव आना मुश्किल लग रहा है। पर बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है। एचडीएफसी बैंक 1115 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पिछले 5 दिनों में ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है और स्टॉक ने पिछले 3 दिनों के लो ब्रेक किया और अब लगता है कि स्टॉक के अंदर यहां से गिरावट देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करे, नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट्स में थोड़ा भी और गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिला तो एचडीएफसी बैंक यहां से नीचे में 1080 से लेके 1060 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। एचडीएफसी बैंक में ऊपर में 1130 1140 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए।
और नीचे में मेरे को लगता है कि 1080 1060 तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आज क्लोजिंग तक अगर 1100 के पास आ गया तो वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन सेल हो जाएगा और फिर 1080 से 1060 तक के लेवल नेक्स्ट वीक में एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बढ़िया सेल बन रहा है। कल और लास्ट 2 दिन पहले हमने एचडीएफसी दिया था, आप देखिए एचडीएफसी कैसे गिरा। अब लगता है मेरे को एचडीएफसी बैंक की बारी है और यहाँ से एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे सेल करके चलने का सलाह रहेगा। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर नजर रखिए। एचडीएफसी लाइफ पर भी अभी थोड़ी देर पहले बिकवाली का प्रेशर आया। जैसे ही सुमित जी बात कर रहे थे मेरी नज़र एचडीएफसी लाइफ पर भी गई और वहाँ पर फ्रेश मूव आई है। तो एचडीएफसी बैंक पर वीकनेस है, एचडीएफसी लाइफ में भी आप फिलहाल वीकनेस आते हुए देख रहे हैं जिसका असर पड़ रहा है स्टॉक्स पर इस समय। एचडीएफसी लाइफ पर कोई राय आपकी कुणाल जी? थोड़ा फ्रेश वीकनेस आ रही है, 575 के नीचे गया। आज सुबह मैं देख रहा था आईसीआईसीआई प्रू भी थोड़ा प्रेशर में आ रहा था। रोटेशन दिख रहा है इन स्टॉक से बाहर? देखिए बिल्कुल गिरावट आते हुए दिख रही है, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुए हैं दीपांशु, तो इनमें आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ दोनों काउंटर्स ऐसे हैं जिनमें हालांकि गिरावट आ रही है बाजार के साथ, लेकिन निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट्स यहाँ पर हैं। तो मेरी यहाँ शॉर्ट करने की राय नहीं है, लेकिन एक बार के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब स्टॉक वापस कंसोलिडेट होकर के ब्रेकआउट देगा तब फिर खरीदारी के बारे में सोचें। ओके, देखते हैं। थोड़ा बाजार की वीकनेस के साथ साथ यहाँ पर भी आप प्रेशर देख रहे हैं, पर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद शायद फिर से एक फ्रेश मूव आपको आती हुई दिखेगी। सुमित जी, पीएनबी हाउसिंग पर एक मूव आती हुई दिख रही है। 1-1.5% ऊपर है स्टॉक। थोड़ी देर पहले एक ब्रेकआउट भी आया था। यहाँ पर कुछ एक्शन चल रहा है सर? तेजी देखने को मिल रही है दीपांशु, लेकिन स्टॉक का ऊपर में 200 डीएमए लेवल है 300 के पास, तो 300 का लेवल ये तोड़ेगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आज पीएनबी हाउसिंग में बाइंग के लिए वेट करें। नेक्स्ट वीक इसके अंदर देखेंगे, जिन्होंने ले रखा है वो एक बार होल्ड करके जा सकते हैं। नीचे में 275-280 के आसपास का पीएनबी हाउसिंग में सपोर्ट है। 300 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट वीक देखेंगे इसके अंदर। ओके, इंतजार करते हैं, बट थोड़ा मोमेंटम स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। विश्वेश जी, एक स्टॉक है कमिंस। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम एक्शन देख रहे थे, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है, बट होल्ड आउट कर रहा है वीक बाजार में। और अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, तो कुछ टाइम पहले आपने यहाँ पर भी कॉल दी थी, वहाँ से एक अच्छी रैली आई। अब एक फ्रेश मूव के लिए तैयार हो रहा है जिस तरह से कैपिटल गुड्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है? ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और शायद मार्केट को परफॉर्म भी करे, बट इस लेवल पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए दीपांशु, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है मॉर्निंग लोज पे। और अगर आपको 31 अगस्त का जो लो है निफ्टी का, ये 11,325, तो मुझे लग रहा है कि टूवर्ड्स द एंड जो सेलिंग आ रही है दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन इन माई ओपिनियन। सो थोड़ा सा लाइट रहने की सलाह होगी। अनिल जी ने भी वही कहा और मेरी भी वही सलाह रहेगी, लाइट रही यहाँ पे। एग्रेसिव लॉन्ग्स की सलाह नहीं होगी फिलहाल के लिए। ओके, अग्रेसिव लॉन्ग्स के लिए फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। बट आप देख रहे हैं कि बाजार अब दिन के निचले स्तर पर वापस आते हुए दिख रहा है। 11,340 पर इस समय निफ्टी आया है। तकरीबन 200 अंकों की गिरावट है, 190 अंक नीचे है इस समय निफ्टी। तो वहाँ पर आप प्रेशर देख रहे हैं। कोई एक मेजर ग्लोबल क्यू नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आप बाजार में इतना बड़ा ब्रेकडाउन देख रहे हैं, पर क्योंकि कल शाम अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट हुई थी तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा प्रेशर बन रहा है। वापस 23,000 के नीचे यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी भी फिसलते हुए दिखा है। तो बैंक निफ्टी पर प्रेशर एक बार फिर से बन रहा है। 550 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक दिख रहा है। हल्की सी जो रिकवरी आई थी वो अब सेकेंड वेव ऑफ सेलिंग आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो दिन के निचले स्तर पर है इस समय बाजार। एक्सिस बैंक 3.5% नीचे है, जैसे कि आशु जी थोड़ी देर बोल रहे थे, दूर रही है। आईसीआईसीआई बैंक 3% नीचे है, फेडरल बैंक 3% नीचे है, और एसबीआई जो एक बड़ी ब्रेक आउट आया था इसका 205-208 के करीब, अब वापस उन्हीं लेवल्स पर आ गया है। एसबीआई पर फ्रेश वीकनेस है। किरण जी, एसबीआई 210 के नीचे गया है, 208 के लेवल्स पर आया है। फ्रेश वीकनेस आ रही है बैंक्स में, और नीचे जा सकता है। कोई शॉर्ट ट्रेड बनेगा यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता है कि इधर से बहुत बड़ी डाउनफॉल अभी इमीडिएटली देखने को नहीं मिल रही है। मेरा मानना है कि 205 से 202 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मेरा मानना है कहाँ से यू टर्न लेगा ये मालूम नहीं, तो शायद आज नहीं पर ये सपोर्ट्स होल्ड अगर करता है तो अगले हफ्ते वापस एक बार यू टर्न देखने को मिल सकता है। तो कन्विक्शन नहीं है, तो मेरा मानना है कि कुछ ना करना ही सबसे अच्छी बात रहेगी। ओके, इस समय कन्विक्शन नहीं है, थोड़ा चेंज देखेंगे व्यू कैसे चेंज होता है। पर आशु जी, डेज लो पर हैं,
बैंक निफ्टी 23,000 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है सर, पर इस समय थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। और वीकनेस बनती हुई दिखती है इन लेवल से, स्पेशली जिस तरह से बैंक्स में बिकवाली आ रही है। बिल्कुल दिखती है दीपांशु। अभी हमने जब शो स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था कि मुझे निफ्टी खराब ही लगता है, निफ्टी में पुट्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। और लास्ट आधे घंटे में हमने देखा 70-80 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट निफ्टी में और गिरावट आ गई, लेड बाय मैनी स्टॉक्स। और मैं बार बार बोल रहा हूँ दीपांशु, ये एक्सेस, आईसीआईसीआई, ये किसी को पता भी नहीं चल रहा कैसे धीरे 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 करके जा रहे हैं। जैसे अभी सुमित ने आइडेंटिफाई किया एचडीएफसी बैंक, तो मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ कि जो कंफर्ट लेवल बना हुआ था बैंक्स के साथ, उन मेन बैंक्स के साथ, इस वक्त हमारा फोकस बंधन और आरबीएल से हटके इनमें रहना चाहिए अगर शॉर्ट करना है। और पेयर ट्रेड भी हो सकता है, और कोई भी पेयर ट्रेड हो दीपांशु, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग है, अगर कोई चीज लॉन्ग है तो उसके अगेंस्ट निफ्टी शॉर्ट होना चाहिए। सो निफ्टी डेफिनेटली वीक दिखता है और मेरा टारगेट है दीपांशु 11,100 तक बिल्कुल आ सकता है। लेकिन उसके लिए अगेन मैं प्लेन वनीला शॉर्टिंग बहुत लिमिटेड रखता हूं जब बहुत ही बड़ा कन्विक्शन हो, क्योंकि ट्रेडिंग एकदम सबके वो नहीं होती है। इसलिए हमने 11,500 11,000 का स्प्रेड बनाया हुआ है। अभी भी वो अच्छे प्रॉफिट में, और बहुत अच्छे प्रॉफिट में मुझे लगता है कि बिल्कुल आ जाएगा। सो प्रिसाइजली यही चीज है दीपांशु की ट्रेड, जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मार्केट में चाहे तेजी करो चाहे मंदी करो, कि वो कैसे करना है। और मैं उसी के लिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं। और अभी देखिए दीपांशु किस तरह से मार्केट में जो करेक्शन आया लास्ट 1 घंटे में भी। और ऐसा नहीं है कि मतलब स्टॉक्स हमारे को लेने नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट इंडेक्स जरूर शॉर्ट रखना है। ओके, इंडेक्स जरूर शॉर्ट करना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर दिख सकता है, पर इंडेक्स इस समय वीक दिख रहा है। और जिन्होंने बाउंस बैक पर कन्विक्शन लेकर खरीदारी करी होगी, अब वो ट्रैप भी होते हुए दिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब इंडेक्स पर आप क्या कर सकते हैं। क्या और गिरावट आएगी, कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इंडेक्स की गिरावट पर? निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून नितिन जी। रिकवरी आ रही थी, वो सस्टेन नहीं हुई, फ्रेश ब्रेकडाउन आया मार्केट्स में, 200 पॉइंट्स नीचे निफ्टी। बताइए क्या करेंगे सर? देखिए निफ्टी 15-20 मिनट में गिरी है। काश ये प्रोग्राम 20 मिनट पहले होता तो हम पुट में इंटर कर चुके होते। बट अभी भी क्या है, अभी मैं स्प्रेड में मूव करूंगा। नेकेड पुट बहुत कॉस्टली हो चुकी है, इसलिए हम 11,300 की पुट ऑप्शन लेंगे। ये 100 रुपए में आ रही है, और प्रीमियम हेज करने के लिए 11,200 की हम पुट ऑप्शन बेचेंगे जो 66 में बिक रही है। तो इस प्रोसेस में 34-35 रुपए की कॉस्टिंग है, 1:1 ही करेंगे। 35 रुपए का प्रीमियम हम देंगे मार्केट को, और स्टॉप लॉस हम इसमें रखेंगे 15 रुपए का, यानी 20 रुपए का रिस्क है। और मुझे लग रहा है मार्केट 11,200 11,150 की तरफ आएगी। तो ये जो स्प्रेड है 33-34 का, ये बढ़ के आपको 65 रुपए तक जा सकता है, यानी कि 65 हो सकती है स्प्रेड। प्रॉफिट बढ़ सकता है, रिस्क मुझे 20 रुपए का है। तो बियर पुट स्प्रेड बनाने की स्ट्रेटेजी होगी, 11,300 की पुट लेनी है, 11,200 की बेचनी है। ओके, तो 11,300 की पुट लेनी है, 11,200 की बेचनी है, 1:1 पर ही करना है इसको। पर मार्केट्स में जरूर आप प्रेशर और बढ़ते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर कोई राय सर? देखिए अभी अभी गिरी है बहुत तेजी से। बैंक निफ्टी में ये तो क्लैरिटी है कि वीकनेस है, और बैंक निफ्टी 22,500 की तरफ जा रही है। अभी अभी हम लोगों ने अपनी कंपनी में अपने क्लाइंट के साथ स्प्रेड की थी, बियर पुट स्प्रेड, बट अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में तो कोई नहीं होगी, निफ्टी की बियर पुट स्प्रेड आप कैरी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोई बाउंस होगी तो फिर हम दोबारा पुट की ट्रेड करेंगे। तो ओवरऑल व्यू नेगेटिव है बैंक निफ्टी पे भी। चलिए सर, अब से क्लोजिंग तक अगर कोई और फ्रेश स्ट्रैटेजी हो तो आप ज़रूर बताइएगा, आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। बट फिलहाल निफ्टी पर आप बेयर पुट कर सकते हैं। ये है बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट करिए, ये है आपके लिए राय नितिन जी की तरफ से। थोड़ी देर में भसीन साहब के साथ फिर से जुड़ेंगे उनके BTSTT कॉल के लिए, पर उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स की बेहतरीन कॉल्स तैयार हैं। सबसे पहले बिगुल बजाते हैं किरण जी के लिए, किरण के कमाल का। बताएं किरण जी। देखिए डॉक्टर रेड्डी में आज सवेरे बहुत लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो चुके थे, और आप भी मुझे लगता है कि ये सब ट्रैप हो चुके हैं, और उसके चलते एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। मैंने जब कॉल देने की सिग्नल दिया था तब काफी ऊपर था, 43-45 के आसपास था, 43-25 के नीचे आ गया है। मेरा मानना है कि करंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर 43-40 तक बेचने की सलाह है। 43-50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, पर मेरा मानना है टारगेट भी काफी बड़े हैं। मेरा मानना है कि आज के सत्र के लिए मुझे लगता है कि ये 4300 और 4280 ये टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए।
ओके, डॉक्टर रेड्डीज पर बिकवाली करिए। सुबह काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था स्टॉक, इस हफ्ते अच्छा लगा है, पर अब एक फ्रेश ब्रेकडाउन आप देख रहे हैं। अगला बिगुल अब हम बजाते हैं वागले जी के लिए, वागले के वंडर का। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीपीसीएल में एक ब्रेकडाउन आ रहा है, 403 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। अभी 401 रुपया 50 पैसे 402 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर बेचना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये 404 के ऊपर जाएगा। मेरा 406 का स्टॉप लॉस होगा और 390 का पहला टारगेट, 380 का दूसरा टारगेट। ओके, 390 और 380 के लिए बिकवाली करिए बीपीसीएल। और हम देख रहे हैं कि लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी प्रेशर बन रहा है। आज सुबह आशीष भी आईओसी पर बिकवाली की राय दे रहे थे पुट के जरिए। चलिए अब बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक और एक स्टॉक सेल में रडार पे आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पुट लेने का सलाह रहेगा 47 का, जो कि 3 रुपए 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले 5 दिनों से रोज गिरावट दिखा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हर रोज नए लोज लग रहे हैं और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहां से नीचे में 3 से 4 रुपए का फॉल दिखा सकता है। बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे को ऐसा लग रहा है नीचे में 42 रुपए तक के लेवल, या शायद हो सकता है 40 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिले। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 47 का पुट अभी सीएमपी पे बाय करें। 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस लगाए, 2 रुपए 25 पैसे या 2 रुपए 10 पैसे के आसपास। और जो टारगेट्स में दे रहा हूं 42 से लेके 40 तक के, वो अचीव होने पे इस 47 के पुट का ऊपर में जो टारगेट होगा 5 रुपए से लेके 6 रुपए तक का होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 47 का पुट 3.25 बाय करे, 2.25 स्टॉप लॉस, 5 से 6 रुपए तक के टारगेट होंगे। बैंक्स में ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है और सारे के सारे बैंक्स पर इस समय प्रेशर है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 47 का पुट खरीदिए 5 और 6 रुपए के टारगेट्स के लिए, फिलहाल 3.25 के करीब ट्रेड कर रहा है। पर आइए फिर से स्वागत करते हैं भसीन साहब का उनके BTSTT कॉल्स के लिए। सर, आप बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर आएगा और वहां से देखिए 100 पॉइंट्स नीचे आ गया है निफ्टी 11,300 पर। क्या करना चाहिए इस समय? तो मैंने कहा था आपको, ये अब एक स्पाइरल है जो 2-3 दिन, अगले हफ्ते तक, 10 दिन तक रह सकता है। देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज बट द अंडरटोन हैज बीन ब्रोकन फॉर वन, सो आई डोंट रूल आउट अनदर 150-200 पॉइंट करेक्शन ऑन द निफ्टी। हाउएवर, जैसे मैंने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक रही है तो वो बेटर रहेगा। मिड कैप्स में अभी भी हमें स्ट्रेंथ दिखती है। अब आप कहें तो मेरी कॉल है, एक ही कॉल है सर, वो भी सेल कॉल है। बताएं सर। तो सेल एसआर है 4215 से 4225, स्टॉप लॉस 4285, टारगेट 4000। एक सिंगल सेल कॉल है सर? हाँ जी, सिंगल सेल कॉल है। ओके भसीन साहब, थैंक यू सो मच। SRF यहाँ पर बिकवाली की राय है, 4000 का टारगेट रखिए, 4000 का आपका टारगेट होगा, 4285 ये है आपका स्टॉप लॉस। फिलहाल 4200 4200 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 4285 का रखिए आप स्टॉप लॉस और यहाँ पर 4000 के टारगेट्स आप आते हुए देख रहे हैं। SRF पे भी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा था, पॉजिटिव रुझान हो रहा था, पर अब आप वापस बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। तो कुछ ट्रेडर्स फेवरेट, कुछ मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं इस समय जहाँ पर बिकवाली का प्रेशर चल रहा है। शायद थोड़ी मुनाफा वसूली भी चल रही है उन नामों में जहाँ पर आपने बढ़िया तेजी बनती हुई देखी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर भी अब एक फ्रेश प्रेशर आते हुए दिख रहा है, स्टॉक भी डेज लो की तरफ जा रहा है, वहाँ पर नजर रखिए। जुबलेंट फूड पर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे, पर वहाँ पर भी अब बिकवाली का दबाव आया है, 1.5% नीचे है। औरोबिंदो, बंसल जी यहाँ पर प्रेशर आ रहा है और जैसे कि मैं कह रहा था, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर अच्छी तेजी हुई है वहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है। औरोबिंदो पर आप फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखते हैं इन लेवल्स पर, या यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा स्टॉक? नहीं, देखिए दीपांशु, काफ़ी खराब टेक्निकल रुझान है इसका। अरविंदो फार्मा में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नज़रिए से देखिए, बड़ा स्ट्रक्चर तो यहाँ पॉजिटिव है, छोटा स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और ये नीचे में 790, 785, 790 तक शॉर्ट टर्म में गिरने का पोटेंशियल रखता है। तो औरो फार्मा में थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। ज़्यादा लंबी डाउनसाइड नहीं है, 20 रुपये स्टॉक नीचे गिरने का शॉर्ट टर्म में दमखम रखता है। ओके, ज़्यादा बड़ी डाउनसाइड नहीं होगी, बट थोड़ा बिकवाली का प्रेशर आपको औरो फार्मा में आते हुए दिखेगा। जुबलेंट फूड यहाँ पर नज़र रखते हैं क्योंकि काफ़ी एक्शन हुआ है इस हफ्ते। नतीजों के बाद एक शार्प फॉल था, उसके बाद शार्प रिकवरी भी थी।
ब्रोकरेजेस के ओपिनियन इस समय डिवाइडेड हैं, कुछ मान रहे हैं कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है, और एक तो ब्रोकरेज है जहाँ ने एक अग्रेसिव कट किया है टारगेट पर। तो क्या है व्यूज मार्केट के, किस तरफ जाएगा जुबिलेंट फूड नेक्स्ट, जानते हैं। संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार हैं, बताइए संदीप। हाँ बिल्कुल दीपांशु, डिवाइडेड है जहां तक ब्रोकर्स की बात है, और बहुत ज्यादा डिवाइडेड है मैं तो कहूंगा, क्योंकि आप जो एक ब्रोकर की रेफर कर रहे हैं जिनको, वो गोल्डमैन सैक्स है, जिन्होंने बिकवाली की राय दी है और 908, जी हाँ 3 डिजिट का टारगेट दिया है स्टॉक में, 4 डिजिट में ये स्टॉक का ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा सीएलएसए ने भी आज ही अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, डाउनग्रेड किया स्टॉक को, हालांकि टारगेट 2245 का दिया है, लेकिन जो बुल्स है इसमें उसमें आप जेपी मॉर्गन देखिए 2450 का टारगेट है, और सिटी ने भी बाय की रेटिंग दी है, 2565 रुपए का टारगेट है। आपके सामने तर्क रख देता हूं, पहले तेजी के तर्क रखता हूं, जिसमें जेपी मॉर्गन पहले 2450 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो अन्य क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है उसके मुकाबले इनकी स्थिति बहुत बेहतर है, और जो एक अपनी कदम उठा रही है वो सही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। काफी चैलेंजिंग, काफी मुश्किल तिमाही थी, उसके बावजूद भी ये एबिट पॉजिटिव थे, मार्जिन्स बेहतर साइड पे आए थे, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बेटर साइड पे नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए मार्जिन्स के फ्रंट पे। और जुलाई अगस्त का जो महीना है, रिकवरी बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है। अगस्त बिक्री अगर आप देखिए तो उसमें 85% की रिकवरी है, और अगर आप डिलीवरी और टेकअवे इस सेगमेंट की बात करें तो ये कारोबार में तो 100% की रिकवरी हो चुकी है। ये कुछ तेजी के तर्क है, ये पॉइंट्स है जो कि ज्यादातर ब्रोकिंग हाउस एक्सपेक्ट करे, जिस वजह से ऊपर के टारगेट से स्टॉक निकल के आ रहे हैं। अब अगर मंदी की बात करें, गोल्डमैन सैक्स जैसे मैंने कहा 908 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। उनका ये कह रहा है कि कंपनी की 100 से ज्यादा स्टोर्स बंद करने की योजना है, तो अगर ये स्टोर्स बंद करेंगे जाहिर सी बात है नए स्टोर्स भी खोलेंगे, लेकिन जब नए स्टोर्स खोलेंगे तो वहां पे पुराने स्टोर्स के मुकाबले जो बिक्री है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो शायद कम आता हुआ दिखेगा, ऐसी आशंका है ब्रोकर्स को। और उनका ये भी कहना है कि रेस्टोरेंट सेक्टर में जो धीमापन है, रिकवरी काफी कम रहेगी, उसका जो आय के ऊपर असर है वो कहीं ना कहीं स्टॉक की जो चाल है उसे बिगाड़ सकता है। शायद यही कारण है कि गोल्डमैन सैक्स ने इतने एग्रेसिव 908 रुपए के आसपास के टारगेट दिए हैं। तो स्ट्रीट डिवाइडेड है जहां तक ब्रोकर्स की बात है जुबिलेंट फूडवर्क्स को लेकर। ओके, स्ट्रीट डिवाइडेड है जहां तक ब्रोकर्स की बात है जुबिलेंट फूडवर्क को लेकर। विश्वेश जी, थोड़ी देर में जुबिलेंट फूड पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है टेक्निकली स्टॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है, पर उससे पहले 2 कॉल्स तैयार हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, हमारी बिकवाली की राय है पीरामल एंटरप्राइजेस पर। इसके अंदर एक क्लियर ब्रेकडाउन, नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है, तो पीरामल को बेचने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आप चिराग लेके भी खोजेंगे तो इससे बेहतर आपको सेल का ट्रेड नहीं मिलेगा पूरे मार्केट में। यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है जो कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, और एक गैप डाउन ओपनिंग भी आज है। तो 2 वजह हैं जिनके लिए आपको इसको शॉर्ट करना चाहिए। ये स्टॉक 1150 रुपए के लेवल्स आपको दिखाएगा, इन स्तरों पर बेच करके चले। यहाँ पर 1340 रुपए पर 1340 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। नीचे जो पहला टारगेट है वो 1200 रुपए का 1200 रुपीज का पहला बड़ा अग्रेसिव टारगेट है, और उसके नीचे फिर 1175 का दूसरा टारगेट है। तो 1175 के लेवल्स आपको पिरामल एंटरप्राइजेस में देखने को मिलेंगे। हमारी बिकवाली की राय पिरामल एंटरप्राइजेस यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। डेज लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1300 के नीचे फिसला है। आइए अब बिगुल बजाते हैं किरण जी के लिए, किरण के कमाल का। बताएं किरण जी। मेरा भी वही स्टॉक है और बहुत एग्रेसिव होके बेच के चलना चाहिए पिरामल एंटरप्राइजेस। इसके 2 रीजंस है। कुणाल जी और राकेश जी ने अलग रीजन दिए, पर मेरे पास और एक रीजन है जो कि बहुत बेहतरीन है। सोमवार का जो बॉटम था वो इसने क्रैक कर लिया है, और जिस तरीके से आज का भी बॉटम इसने तोड़ा है, मेरा मानना है कि ये कैजुअली बहुत नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि 1275 से लेकर 1265 ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो एक एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन इसमें बनानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस काफी नजदीक रहेगा 1305 का। ओके, 1305 का स्टॉप लॉस। टारगेट एक बार फिर से बताएंगे सर? 1265 का पकड़ के चलिए। 1265, ओके। और अगर आपको देखना है कि किस तरह से ब्रेकडाउन आ रहा है, तो जब राकेश जी कुणाल जी ने थोड़ी देर पहले कॉल दी थी तो स्टॉक जब स्क्रीन पे पहली बार आया था तो 1300 का था, और अब किरण जी कॉल दे रहे हैं तो 1280 ऑलरेडी आ गया है। तो सिर्फ 2 मिनट में 20 रुपये की फ्रेश सेलिंग आपने पिरामल एंटरप्राइजेज में आती हुई देखी है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा है इस स्टॉक पर, जिसकी तरफ से आप यहाँ पर प्रेशर देख रहे हैं। आशु जी, पिरामल पर सर आपकी भी पहले सेल कॉल थी और वहाँ से भी हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा है।
यूजुअली हाई बीटा ही रहता है, तो जब गिरावट होती है तो सबसे आगे ये ही गिरता है। तो क्या एक ये इंडिकेटर के मान के चलें कि जिस तरह से अब फाइनेंशियल में बिकवाली आ रही है और पीरामल गिर रहा है और गिरावट आने की संभावना है? दीपांशु, मुझे ये जो कुणाल जी और राकेश जी ने कॉल दी बहुत सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मैं इस स्टॉक में कल से ही आइडेंटिफाई करके बैठा हूँ। जब से 1340-50 का रेट था कि 1370 के बाद से जब ये 20 रुपए नीचे आया था, तब से ही हमने इसमें सेल आइडेंटिफाई कर लिया था। और आज ये गैप डाउन के बाद भी जब मार्केट में रिवर्सल आया था तो 1325 से 30 के बीच में भी इसमें उससे ऊपर जाने की जान ही नहीं थी, तो एक क्लियर कट सेल था। मैं तो मतलब तब से सेलिंग में हूँ, तो अब तो 1300 ब्रीच कर गया, तो बहुत बढ़िया सेल है। मतलब ये तो एक बहुत ही बढ़िया सेल है उस सेंस में मैं बोलूंगा। और दीपांशु, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बिना शॉर्ट के स्टम ये जिस तरह से आप देखिए निफ्टी में गिरावट, इंडेक्स हमने 3-4 दिन पहले से बनाया हुआ है कि वो स्प्रेड बना के रखिए। आप अगर आपको दीपांशु ध्यान हो, आप तो 3 महीने से हम साथ में ही हैं, हर हफ्ते साथ होते हैं। पहले हम बनाते थे वीकली स्प्रेड, और पिछले 1 महीने से ऑलमोस्ट या 3 हफ्ते से कोई स्प्रेड नहीं दिया, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो किसी भी तरफ से फेवरेबल नहीं था स्प्रेड के अंदर, तो हमने बिल्कुल स्प्रेड अवॉइड किए। और कितने टाइम के बाद अगेंस्ट जो मैं नॉर्मली वीकली स्प्रेड देता हूं, मंथली स्प्रेड दिया कि 11,500-600 की कॉल लेके 11,000 की बेचिए, कि ये सौदा हाथ में होना ही चाहिए, ये आपको जैकपॉट दे सकता है। सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद द सेम व्यू। ओके, ये है आपके लिए पीरामल, और प्रेशर यहाँ पर आते हुए दिख रहा है और स्टॉक पर भी आप फ्रेश ब्रेकडाउन देख रहे हैं, तो नज़र रखते हैं वहाँ पर। विश्वेश जी, जुबिलेंट फूड पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा था, क्योंकि अच्छी मूव्स आई हैं, स्टॉक लाइफ हाई के करीब ट्रेड कर रहा था, वहाँ से अब जो ये ब्रेकडाउन है ये किस तरह से देखना चाहिए? मार्केट इस समय डिवाइडेड है, स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है? अगर वीकनेस आती है तो जुबिलेंट और गिरेगा? देखिए, मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर स्ट्रेंथ देखें तो डेफिनेटली स्टॉक में है। इसने अभी तक कल का लो भी नहीं तोड़ा है 2210 का, तो आई वुड वांट टू वेट एंड वॉच। अगर ये कल का लो तोड़ता है तो फिर अगला लेवल तो 2100 के पास आता है, तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करिए। इन सब स्टॉक के साथ क्या है, ये सब स्टॉक है, ये चेज्ड बाय फ्यू लिक्विड प्लेयर्स होते हैं, तो ऑन एवरी डिक्लाइन यू आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ बाइंग कमिंग इन। तो पहले रूल आउट होना है, प्रीवियस स्विंग लो टूटना चाहिए, उसके बाद फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू से कि ये जो ट्रेंड है ये खत्म हो गया। तो फिलहाल आई वुड से कि there are better shots than Jubilant Food. Of course, बेटर स्टॉक्स हैं जुबिलेंट फूड के मुताबिक। क्या हो सकते हैं वो बेटर स्टॉक्स, कहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए? इसके लिए अब तैयार है हमारे साथ सेठी साहब। बिगुल बजाते हैं सदाबहार सेठी साहब के लिए। सेठी साहब, गुड आफ्टरनून। आज मूड थोड़ा बाजार का बिगड़ा हुआ है, तो इसे आप ही सुधार सकते हैं सर। बताइए, इस समय इस फॉल पर कोई बेहतरीन स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं, गिरावट का फायदा जहां पर उठाया जा सकता है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए बाजार में बिल्कुल मार्केट या ब्लड बाथ है। जिस तरह से कल अमेरिकी बाजारों में 5% की गिरावट हुई नस्डैक में, उसके बाद से दुनिया भर के बाजारों का माहौल खराब हुआ, और वही हम भी देख रहे हैं। तो हमारे बाजार में भी चूंकि ऑलरेडी हम 11,500 के लेवल पे थे, जो एलिवेटेड लेवल है, तो वहां से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मानी जा सकती है, और इसलिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है। बट आज के बाजार में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार की चाल से परे है, हटे हैं, मतलब उनका बाजार की चाल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा ही एक कैश मार्केट का स्टॉक मैं आज खरीदारी के लिए रिकमेंड करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है ओरिएंट कार्बन एंड केमिकल। ये केमिकल कंपनी है, बट ये सिर्फ 15-16 के मल्टीपल से आज भी अवेलेबल है, जबकि बाकी के सब केमिकल स्टॉक्स बिल्कुल दौड़ चुके हैं, 30-40 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। ये भारत में इनसोल्यूबल सल्फर बनाने वाली कंपनी है, जिसकी की 50% ऑफ द डोमेस्टिक, भारत की पूरी कैपेसिटी की 50% कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। और ये इनसोल्यूबल सल्फर जो है वो टायर बनाने में काम आता है, और जो इनकी कैपेसिटी है वो दुनिया की अगर देखें तो ग्लोबली इनका 10% मार्केट शेयर है। एक जबरदस्त कंपनी है जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% का, डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल नेग्लिजिबल 0.29 पे है। और बाकी अगर देखेंगे तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर भी जबरदस्त है, अराउंड 13-14% का, और प्रोमोटर्स इसमें 52% हिस्सेदारी रखते हैं, और डीआईज और एफआईआईज भी करीबन 26% हिस्सेदारी है। तो ये स्टॉक अभी 815 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में, जैसे बाजार के सेंटीमेंट ठीक होंगे, मुझे लगता है 875 तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें अचीव होंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 795 का। और ये स्टॉक इवन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अगर किसी का 9 से 12 महीने का व्यू है तो ये स्टॉक यहाँ से 1150-1200 के लेवल्स भी बिल्कुल दिखाएगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म में 875, बट अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लें तो फिर 1100-1200 के लेवल्स भी आपको यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। एक ही कॉल सेठी साहब।
हाँ बिल्कुल दीपांशु, आज के बाजार में खरीदारी का एक ही कॉल भी ज्यादा है एक्चुअली, तो एक ही कॉल रहेगा। यहाँ से और बिकवाली देख रहे हैं सिटी साहब या फिर स्टेबल होने चाहिए बाजार इन लेवल्स पर? नहीं देखिए दीपांशु, थोड़ा बहुत तो डिपेंड करेगा किस तरह से आज अमेरिकी बाजार बिहेव करते हैं। अगर वहाँ पे रिकवरी आती है तो डेफिनेटली हम भी मंडे को गैप अप खुल सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में रहना चाहिए। और बाकी मुझे लगता है जो टॉप रंग स्टॉक्स है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है, उनमें ही बिल्कुल रहना चाहिए। बाकी जो सेकंड रंग काउंटर्स है वहां से एक बार पोजीशंस में एग्जिट करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्रेडिंग पोजीशन। चलिए ठीक है, फिलहाल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, डिप्स का इंतजार करें, फिर देखें बाजार में क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक बेहतरीन पिक बताने के लिए। ओरिएंट कार्बन यहाँ पर खरीदारी करिए, 875 का शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास टारगेट होना चाहिए। मूड सुधारने के लिए कुछ अच्छी खबरें ज़रूर आई हैं बाजार में और इसलिए लिकर स्टॉक्स पर फोकस करिए। हालांकि बाजार के मूड के साथ वहाँ पर भी आप प्रेशर आते हुए देख रहे हैं, पर अब दिल्ली में अगले हफ्ते से बार्स पब्स को खुलने की मंजूरी दे दी गई है। क्या हो सकता है इम्पैक्ट, कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए और किसकी बिक्री पर सबसे ज़्यादा असर आएगा, जानते हैं कुशल के साथ। बताइए कुशल। बिल्कुल दीपांशु, देखिए बार्स और पब्स जो है अब फाइनली 5 महीनों के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर इसे पर खुलते हुए नजर आएंगे। 9 सितंबर से 30 सितंबर तक ये ट्रायल बेसिस पर खोले जाएंगे और यहाँ पर जो नॉन कंटेनमेंट जोन है दिल्ली में, वहां पर ये बार्स और पब्स में आप जो है अपने लिकर सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट बार्स और पब्स की जो अगर मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर उनका 90% जो रेवेन्यू होता है वो लिकर सेल से ही आता है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है जितने भी लिकर रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनकी भी सेल में। इनफैक्ट मेरे पास जो परसेंटेज है, अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो बियर जो है वो बार्स और रेस्टोरेंट्स में करीब 50% हिस्सा जो है ये इस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आता है। साथ ही अगर आप स्पिरिट्स की बात करें तो वहाँ पे 30% आता है और जो कंट्री लिकर है तो वहाँ पर करीब 40% शेयर आता है। तो काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंटली ये कैटेगरी वाइज बार्स और जो पब्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। और जिस आपकी ये खबर की डेवलपमेंट हुई है उससे जितने भी स्टॉक्स हैं, खासकर अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करें, वहां पर काफी अच्छी आगे के लिए अपसाइड एक्सपेक्टेड है। और अगर आप 52 वीक हाई इनका देखें तो करीब 23 से 30% की अपसाइड अभी भी बाकी है। तो ये जो न्यूज है वो पर्टिकुलरली लिकर स्टॉक्स के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है आगे के लिए। ओके, लिकर सेगमेंट पर नज़र रखिए। आशु जी, कंजम्पशन स्पेस पे अब थोड़ा एक्शन वापस आते हुए दिख रहा है। हालांकि आज तो बाजार वीक है, पर हम देख रहे हैं फुटवेयर स्टॉक्स में मूवमेंट आया है, वाइट गुड्स में थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, एफएमसीजी तो एक अलग स्टोरी है। बट ये थोड़े जो डिस्क्रेशनरी स्पेस है विद इन कंजम्पशन, वहाँ पर थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा है। क्या ये एक स्पेस हो सकती है जहाँ पर बाजार थोड़ा रोटेशन दिखा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में? देखो दीपांशु, हो सकती है, क्योंकि घूम फिर के अगर आप देखो, बाजार जाओ, मार्केट जाओ, स्ट्रीट्स पे देखो, तो सिर्फ कंजम्पशंस के लिए ही जो लोग हैं वो बाहर हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें, जो भी आपने आशीष ने जो आपको नैरेटिव दिया है उसमें ये जो पब्स और बार्स खुल गए हैं, लेकिन अगर आप देखें दिल्ली में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स पहले से खुल गए थे, बार बाद में ओपन हुए हैं। लेकिन अगर मैं उसी तरह से बॉम्बे में देखूं, ऑलमोस्ट कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ। बॉम्बे में इतना सेल्फ डिसिप्लिन क्राउड है कंपेयर टू दिल्ली। इफ यू लुक एट दिल्ली, दी ओपन मार्केट्स, खान मार्केट, कनॉट प्लेस, करोल बाग, रजौरी गार्डन, मतलब जितने भी हैं उन सब में बहुत ज्यादा क्राउड है। बट व्हेन यू गो टू बॉम्बे, लिंकिंग रोड और कोलाबा और अदर प्लेसेस जो प्रोमिनेंटली जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, आई थिंक देयर एब्सोल्युटली कोई क्राउड नहीं है और वो नहीं, कुछ नहीं खुला हुआ। तो आई थिंक वो जो कंफर्ट है वो बहुत अभी भी एसेंशियल से रिलेटेड ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ओवरऑल मार्केट के चलते, मार्केट के थीम के चलते इनमें हमने मूवमेंट देखा है, लेकिन क्योंकि ये कंजम्पशन है और अब अलग से ज्यादा आएगा मुझे अभी नहीं लगता, क्योंकि ये सब पिछले 3-4 महीने के लॉकडाउन में इसी में सबने जो अपना वो एक होता है ना कि अपना थ्रिल भी पूरा कर लिया, अपना शौक भी पूरा कर लिया, अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ ह्यूज अपसाइड एक्सपेक्टेड इन दिस नाउ। ओके, तो कंजम्पशन पर नज़र रखिए और कुछ विद इन कंजम्पशन जो कुछ नीश स्पेसेस हैं वहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए, एक्शन कुछ और स्टॉक्स में है, 2 और कॉल तैयार हैं आपके लिए। पहले बिगुल बजाते हैं सुमित के सुपर हिट शेयर्स का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, सेल का स्टॉक एक रडार पे आया है। कोल इंडिया 132 रुपए का भाव चल रहा है, यहीं पे इसको सीएमपी पे बेचना है। कोल इंडिया का स्ट्रक्चर वैसे भी वीक है।
कोल इंडिया ने रिसेंट में एक जंप मारा, उसके बाद अब वापस से नीचे आ रहा है। कोल इंडिया में लास्ट 5 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है और 130 का सपोर्ट जैसे ही टूटेगा तो कोल इंडिया के अंदर मेरे को लगता है कि नीचे के अंदर 124 से 125 रुपए तक के लेवल नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके काम करे। आज भी ऊपरी लेवल से अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और लास्ट 3 दिनों के जो लो है वो भी लग रहा है कि आज क्लोजिंग तक ब्रेक हो जाएंगे। तो 130 के नीचे 126 125 तक के लेवल कोल इंडिया के अंदर नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। 135 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में सेल करके चलने का सलाह रहेगा 126 से 125 के टारगेट्स के लिए। कोल इंडिया यहां पर आपको करनी है बिकवाली, फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है। आइए अब बिगुल बजाते हैं वागले जी के लिए, वागले के वंडर का। बताएं सर। दीपांशु, अंबुजा सीमेंट ने 210 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा है अभी 209 रुपया है, 209 रुपया 50 पैसा है। यहाँ पर बेचे आपका एक 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 212 का, और मुझे ये 202 203 तक जाते हुए लगता है ये एसटीबीटी होगा। आपको मंडे मॉर्निंग को एक 5 से 7 रुपए से 8 रुपए मिलने चाहिए। ओके सर, एक बार लेवल्स फिर से बताएंगे। 209 209.20 जो करंट भाव है यहाँ पर बेचे, 212 का स्टॉप लॉस और 202 203 का टारगेट। ओके 202 203 का टारगेट। तो सीमेंट के पर भी अब सेल कॉल आपको आती हुई दिख रही है। ब्रेकडाउन आप देख रहे हैं अक्रॉस सेक्टर्स। इस समय जो बिकवाली का प्रेशर है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी कमज़ोर ट्रेड हो रहा है जहां तक पूरे बाजार का सवाल है। वोडाफोन आइडिया 11.9 पर आ गया है, तो 12 के नीचे भी वहां पर ब्रेकडाउन हुआ है। JSPL पर फ्रेश बिकवाली है। साथ ही ICICI प्रू, जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहा था, वहां पर भी काफ़ी तेज़ बिकवाली आती हुई दिखी है। ICICI प्रू पर आपकी कोई राय विश्वेश जी? 474.80 से हमने एक करेक्टिव मूव देखे, अब 425 के करीब आ गया है स्टॉक। यहां से और प्रेशर है ICICI प्रू में? देखिए, पैटर्न तो डेफिनेटली नहीं अच्छा है दीपांशु। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, वो ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 400 रुपए के आसपास है। देखिए, समवेयर मार्केट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्विंग्स ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट स्विंग्स ब्रेक कर रहे हैं वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ICICI प्रू कैन बी वन ऑफ देम। ओके, और फ्रेश यहाँ पर बिकवाली आ सकती है। 550 अंकों की गिरावट है इस समय बैंक निफ्टी पर, तो वहाँ पर ज़रूर आप भारी प्रेशर देख रहे हैं। पर आइए देखते हैं ऑप्शंस के जरिए बाजार में कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं इस बाजार में। बिगुल बजाते हैं जय के लिए कैश के ऑप्शन का। गुड आफ्टरनून जय, फ्रेश वीकनेस आ रही है इस समय बाजार में, बताइए ऑप्शंस के जरिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। इनफैक्ट एक बाउंस की उम्मीद थी मॉर्निंग में और कॉल ऑप्शन दिया था 11,350 का, उसके टारगेट्स भी हासिल हो गए एंड वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दे दी गई। अभी एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 11,300 का पुट ऑप्शन लेकर जाना चाहिए दीपांशु। कॉल ऑप्शन दिया था, उसके टारगेट्स आ गए, अभी पुट ऑप्शन देते हैं करीब 98-99 के आसपास। 11,300 का पुट ऑप्शन चल रहा है दीपांशु, ये लेकर चलना चाहिए। इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 61 का, 61 का। सो 98-99 की रेंज में खरीदना है, 61 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला जो टारगेट इसका बनकर आएगा वो 145 का है, दूसरा टारगेट बनेगा 158 का। 145, 158 ये दो टारगेट्स के लिए 11,300 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है निफ्टी का। 10 सितंबर की एक्सपायरी का, तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है। ये देने का कारण दीप ये है कि निफ्टी में एक बाउंस एक्सपेक्ट आता है, वो थोड़ा बहुत गैप फील करेगा, वो कारण से वो हो गया। और निफ्टी में एक बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेक डाउन देखने मिला है एंड इसके जो मिनिमम कंजर्वेटिव टारगेट है दीपांशु, वो बनकर आ रहा है 11,200 के। सो 11,200, 11,150 के पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के टारगेट्स बनकर आ रहे हैं एंड इसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हमें थोड़ा और सेल ऑफ देखने मिलेगा। अभी दीप ऐसा है कि मार्केट थोड़ा बहुत ओवर सोल्ड भी हुआ है, अर्ली में तो थोड़े बहुत बाउंस आते रहेंगे बीच बीच में, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो इसलिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 11,300 का पुट ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ निफ्टी पर। ओके, 11,300 का पुट खरीदे। फिलहाल 11,330 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से और फ्रेश वीकनेस आपको आती हुई दिखेगी। कोई जैकपॉट कॉल है जय? बिल्कुल दीप, मैं एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा जो मैं देख रहा हूँ। गेल
गेल में एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा दीपांशु, बिकॉज यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो गेल का एक कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे जो मार्केट के अगेंस्ट थोड़ा बहुत मैं कॉल दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉल पुट मैं अगर देखो तो आप क्रूड में वीकनेस लग रहा है मुझे, तो क्रूड में वीकनेस उस हिसाब से लग रहा है, तो गेल का 100 का कॉल ऑप्शन ₹3.25 ₹3.30 चल रहा है, ये लेकर चलना चाहिए दीपांशु। इसमें हमें स्टॉप लॉस नीचे में लगाने का है ₹1.80 का, पोजीशन में थोड़ा कॉल है, ₹1.80 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बनकर आएगा वो 470 का है, दूसरा टारगेट बनेगा 540, 4.70, 5.40, ये दो टारगेट के लिए हम गेल का 100 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। इसका रैशनल ये है दीपांशु के, इतनी मार्केट की गिरावट में भी ये स्टॉक अपने स्विंग लोस ब्रेक नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैं जो इसका एक चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ जो 200 डेमा के नीचे बन रहा है, वो है दीपांशु एक रनिंग ट्रायंगल पैटर्न, और रनिंग ट्रायंगल पैटर्न का आखिरी जो लेग है नीचे का वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड होता है अगर हमें कभी भी खरीदना है तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से गेल का 100 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, गेल का 100 का कॉल ऑप्शन खरीदे, तो इतने सारे सेल कॉल्स के बीच एटलीस्ट एक बुलिश स्ट्रैटेजी आ रही है। गेल पर आप खरीदारी करिए, 100 का कॉल आप खरीद सकते हैं, 1.8 पर है, 4.7, 5.4 ये आपके दो टारगेट्स होंगे वहाँ पर, जहाँ से आप बढ़िया एक्शन वहाँ पर बनते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया जय, ये दोनों स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजार में वीकनेस आ रही है पर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भरपूर है इस समय, और आप वहीं पर एक्शन भी आते हुए देख सकते हैं। आईटी स्टॉक्स में भी अब फ्रेश बिकवाली आई है, तो यहाँ पर जो थोड़ा होल्ड आउट आप करते हुए देख रहे थे आईटी के स्टॉक्स, वहाँ पर भी आप फ्रेश प्रेशर देख रहे हैं। इन्फी डेज लो पर है, 920 के नीचे फिसला है। टेक महिंद्रा यहाँ पर आप खरीदारी देख रहे हैं, टीसीएस विप्रो यहाँ पर भी वीकनेस आ रही है, तो रोटेशन थोड़ा और बढ़ते हुए दिख रहा है जहाँ तक मार्केट्स का सवाल है, और फ्रेश गिरावट वहाँ पर आती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप मूवमेंट भरपूर देख रहे हैं इस समय, कैश स्टॉक्स पर ही नजर रखिए। ग्रैन्यूल्स पर फ्रेश मूव आई है, अब 7.5% की तेजी है। यहां पर राकेश जी, कुणाल जी ने आपको खरीदारी की जो राय दी थी वो बरकरार होती हुई दिख रही है, वहां पर जरूर नजर रखनी चाहिए जिस तरह से एक्शन बन रहा है। ब्लू डार्ट पर अच्छी मूव आ रही है। कुणाल जी, ब्लू डार्ट पर भी नजर रखिए, शायद पहले भी आपसे इस स्टॉक पर चर्चा हुई है, अभी थोड़ी देर पहले स्पाइक आया था, वहां से कूल ऑफ हुआ है, पर 2.5-3% ऊपर है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है सर? देखिए दीपांशु, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है स्टॉक में, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, वॉल्यूम एडिशन बहुत शानदार हुए हैं, और मौजूदा स्तरों के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट भी बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ये स्टॉक के 2300 रुपए के लेवल्स को पार करेगा, आपको इसमें सीधा 2600-2700 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो पूरी तरह से इस स्टॉक पर हमारी नजर है, और बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट अगर आएगा तो डेफिनेटली बाय करके इसको चलना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप नजर रखिए, ब्लू डार्ट पर अच्छा मूवमेंट आ रहा है। सुमित जी, एक कैश स्टॉक आपके लिए भी, आईएफबी इंडस्ट्रीज। आज सुबह ट्रेडर्स डायरी में जब मैं और आशीष स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहे थे, तो आशीष ने इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर दिया था, और एक शानदार मूव आई है इस स्टॉक पर, 15% की तेजी है, इस हफ्ते भी अच्छी तेजी दिखा चुका है। आईएफबी इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहा है सुमित जी? स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और 200 डीएमए के ऊपर ये स्टॉक बहुत टाइम के बाद आया है। 2019 नवंबर में इसने 200 डीएमए तोड़ा था, और उसके बाद अब ये 200 डीएमए के ऊपर आ रहा है। स्टॉक ऊपर में एक बार 550-51 का जो भी भाव चल रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करे तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव अगले हफ्ते में फिर देखने को मिल सकता है। 10% का अपसाइड मूव मान के चले आईएफबी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा, मिनिमम 10% का, ज्यादा बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। यहाँ पर आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। रियल एस्टेट, यहाँ पर हमने कुछ खास रिसर्च करी है, और मानसी दवे हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए, सबसे पहले तो ये जो महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी घटाई गई है, उससे ग्राहकों और डेवलपर्स को कैसा फायदा हो सकता है? किस तरह का एक्शन बनेगा जो इस हफ्ते से स्टैंप ड्यूटी घटाई गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि एकमात्र लक्ष्य फिलहाल यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को पटरी पर लाना है, और इसी को देखते हुए सरकार नरेडको कई सारे कदम उठा रही है। ताज़ा खबर ये है कि राज्य सरकार के बाद महाराष्ट्र नरेडको ने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए महाराष्ट्र नरेडको ने स्टैंप शुल्क जो है, स्टैंप ड्यूटी, उसे माफ़ किया है। 31 अक्टूबर तक
नरेडको ने स्टैम्प ड्यूटी को शून्य कर दिया है, यानी कि 600 से ज़्यादा डेवलपर्स स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल नहीं लेंगे ग्राहकों से। बहुत ही बड़ी राहत ग्राहकों के लिए आती हुई दिख रही है और इससे रियल एस्टेट की बिक्री में भी काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि त्योहारी सीजन होते हैं जब लोग ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर घर खरीदा जा सकता है। हालांकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए रियल एस्टेट की स्थिति बेहद बुरी है और इसी के चलते बिक्री को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में ग्राहक बिना स्टैम्प शुल्क घर खरीद सकेंगे। ये सबसे पहली खबर है जिस पर फोकस है। स्टैम्प ड्यूटी में कमी क्यों की गई है? हाल ही में दीपक पारेख कमेटी की सलाह पर महाराष्ट्र सरकार ने ये ड्यूटी घटाई है और ग्राहक के हिस्से की स्टैम्प ड्यूटी जो है डेवलपर्स उसका वहन करेंगे, यानी कि डेवलपर्स उसे चुकाएंगे। बैंक्स एनबीएफसी से प्रोसेसिंग फीस माफ करने पर भी यहाँ पर बातचीत हो रही हो सकता है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी कुछ कदम या फैसला निकलता हुआ दिखे। लेकिन इस बीच आपको एक बात ये भी बता दें कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो है उसकी मांग घटती हुई देखने को मिल रही है। हालत जो है बिल्कुल बिगड़ती हुई दिखी है, क्योंकि एक तरह से बिजनेसेस जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन के चलते काफ़ी हद तक नुकसान झेल रहे हैं। पहली छमाही में ऑफिस स्पेस लीज की मांग 73% गिरती दिखी है। मांग 67 लाख से घटकर केवल 18 लाख वर्ग फुट रह गई है। पहली छमाही में वैकेंसी लेवल में 20% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और दिल्ली एनसीआर में सप्लाई 93% से घटकर 3 लाख वर्ग फुट होती हुई दिखी है। मुंबई मेट्रो रीजन की अगर बात करें तो सप्लाई में 24% की गिरावट है। साथ ही बेंगलुरु में ऑफिस स्पेस की सप्लाई में 35% की बढ़त देखने को मिली। तो बेंगलुरु मार्केट अब भी अपने आप को संभाल रहा है। उसके अलावा दिल्ली एनसीआर, मुंबई मेट्रो रीजन से यहाँ पर गिरावट ही हाथ लग रही है कमर्शियल ऑफिस स्पेस की अगर बात करें तो। इसी के चलते गिरावट की वजह सबसे बड़ी ये है कि कंस्ट्रक्शन में धीमापन है, रियल एस्टेट सेक्टर में सुस्ती है और मजदूर जो है वो भी नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी के चलते यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कमी है, जिसकी वजह से कमर्शियल रियल एस्टेट को काफ़ी हद तक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इसी वजह से काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट पर खासतौर से अपना कारोबार देखते हैं, जैसे DLF, प्रेस्टीज एस्टेट, फीनिक्स मिल्स, ओबरॉय रियल्टी, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क, एम्बेसी ऑफिस पार्क, इन तमाम शेयरों पर एक इम्पैक्ट भी पड़ता देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आप गिरावट इन शेयरों में देखेंगे। आज बाजार की गिरावट के साथ रियल एस्टेट में भी उतार चढ़ाव है, लेकिन अब क्योंकि कदम उठाए जा रहे हैं तो उम्मीद यही है कि सेक्टर को कुछ हद तक एक बूस्टर डोज मिल सकता है। नजर रखते हैं रियल एस्टेट स्टॉक पर। अच्छा रोटेशन आपको वहां पर आते हुए दिखा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर फोकस करना चाहिए। बैन से बेनिफिट के लिए कुछ ही देर में आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे जानेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं। उससे पहले एक बार इन्फो एज पर भी नज़र डाल देते हैं, क्योंकि इन्फो एज के नतीजों का इंतजार है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, प्रीव्यू तैयार किया है कुशल ने। बताइए कुशल। बिल्कुल दीपांशु, देखिए इन्फो एज जो है फिलहाल काफ़ी अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा था, पर जिस आपके नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब रिफ्लेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप देखें तो इनका जो हायरिंग पोर्टल है Naukri.com और जो रियल एस्टेट स्पेस में 99 एकर्स है, उनकी कलेक्शंस में करीब 22 से 31% का फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और उनकी आय पर अगर असर होता है तो इनकी जो कंसोलिडेटेड आय, ये इनफैक्ट ये जो स्टैंड अलोन नंबर्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ करीब 31% का फॉल हम इनकी आई में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही इनकी जो मार्जिन्स है वहां पर भी काफी कटौती हो सकती है। 30% से घटकर अब करीब 18.5% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। इनफैक्ट अगर हम एडजस्टेड बेसिस पे इनका मुनाफा भी देखें तो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब 53% का फॉल इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी आती हुई नजर आ सकती है। और अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि जोमैटो में करीब जो 25% इनकी हिस्सेदारी है वहां से इनको कितना रेवेन्यू शेयर बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान इनकी जो बिक्री है और जो डिलीवरीज है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई नजर आई है। तो वहां पर मैनेजमेंट क्या कहता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल इन्फो एज पर नज़र रखते हैं, क्योंकि हमने देखा जुबिलेंट की तरफ से तो नतीजे तो कमज़ोर थे पर स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया और अब गिरावट आ रही है। तो इसमें इन्फो एज कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये भी लाइफ हाई से ही थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिखा है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। पर अब जान लेते हैं बैन से बेनिफिट कौन से स्टॉक्स हैं जो बाहर आ सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर एडिशन होगा। आशीष हमारे साथ तैयार है, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। आशीष, सबसे पहले तो बताइए कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टॉक बाहर आ सकता है बैन से? बिल्कुल दीपांशु, पॉसिबिलिटी है। 5 स्टॉक बैन में हमने देखे थे, उनमें से एस्कॉच एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से घट चुकी है, 76% है। 80% से नीचे जाता है तब स्टॉक बैन से बाहर आता है।
तो पूरी संभावना है कि एस्कॉर्च जो है आज बैन से बाहर आते हुए दिखेगा। लेकिन दो स्टॉक्स ऐसे जिनकी फ्रेश एंट्री होगी। सबसे पहला नाम है BHEL का, यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है 112% है, 95% के ऊपर जाती है पोजीशन तब स्टॉक बैन में आता है। और JSPL भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है तो 104% है। यानी दो स्टॉक ऐसे हैं BHEL और JSPL जो स्टॉक बैन में आएंगे, और केवल एक स्टॉक है एस्कॉर्च जो बैन से बाहर आएगा। ओके, तो सिर्फ एस्कॉर्ट से जो बैन से बाहर आ रहा है, और एडिशन किसका हो रहा है आशीष? JSPL और BHEL का। और वोडाफोन बना रहेगा? बिल्कुल, वोडाफोन अभी देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 113% है, तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि बैन से बाहर आए। ओके, तो 5 स्टॉक्स हैं, एक बाहर आएगा, 2 ऐड हो सकते हैं, तो टोटल लिस्ट 6 स्टॉक्स की हो सकती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है बैन में और स्टॉक्स जुड़ते रहते हैं, तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए जिस तरह से गिरावट का प्रेशर आ रहा है बाजार में। और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। बाजार में प्रेशर बढ़ रहा है, पर चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर हल्की सी खरीदारी आ रही है। बंसल जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में आपसे सुबह से मैंने बात करी थी, उसके बारे में बात करता हूं। उससे पहले आपको एक बार बता भी देते हैं, मस्ती की पाठशाला बस कुछ ही देर में आपके लिए तैयार होगी। जैसे ही मार्केट्स क्लोज होती हैं, अनिल जी हमारे साथ वापस जुड़ेंगे और हमारे सारे जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उनसे खास चर्चा करेंगे। किस सब्जेक्ट में आते थे आपके सबसे खराब मार्क्स, किस सब्जेक्ट में आप थे सबसे वीक, और किस वजह से आपको टीचर से डांट पड़ती थी। ये 2 बड़े टॉपिक्स हैं जिस पर अनिल जी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होने वाली है टीचर्स डे से एक दिन पहले, और ये बेहतरीन एक्शन बाजार के लिए तैयार होगा। बस थोड़ी देर क्लोजिंग का ही इंतज़ार है, तो एक बार क्लोजिंग होने देते हैं और फिर ये खास चर्चा हम करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हल्की सी रिकवरी आपने बाजार में आती हुई देखी है, एक छोटी सी रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी वापस 23,000 के ऊपर है, तो ये एक एटलीस्ट अच्छा साइन है कि क्लोजिंग के समय आते हुए दिख रहा है कि शायद ये लेवल है जो बाजार डिफेंड कर पाए। और दूसरी तरफ मारुति वापस पॉजिटिव हो गया, अशोक लेलैंड वापस पॉजिटिव हो गया, TVS मोटर्स में थोड़ी खरीदारी आपने आती हुई देखी है, सीमेंस में भी एक्शन बन रहा है, तो थोड़ा बाजार स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग से पहले नज़र रखते हैं कि यहाँ पर और एक्शन आगे बनेगा कि नहीं। भारतीय इंफ्राटेल की जो कॉल थी बंसल जी, स्टॉप लॉस के करीब आकर स्टॉक रिवर्स हुआ था, पर क्या अभी मोमेंटम है इसको रखने का या फिर अब निकल जाना चाहिए? आपकी क्या राय रहेगी सर? देखिए दिव्यांशु, बढ़िया टेक्निकल रुझान है। देखिए ऊपर नीचे होता है, हमने 220 के अराउंड इसको रिकमेंड किया था आज सुबह, उसके बाद 230 तक स्टॉक गया था और ये 240 इवेंचुअली दिखाएगा। थोड़ा समय लग रहा है, जिन्होंने ले रखा है दीपांशु वो होल्ड करें। और दीपांशु, आपसे मेरा एक सवाल है, देखिए आज मस्ती की पाठशाला है, उसमें तो आप होंगे नहीं, तो आपसे मैं पहले ही पूछ लूं कि दीपांशु देखिए सबसे जो कलरफुल टी शर्ट पहनी है वो आपने पहनी है, तो मेरा आपसे साफ नीट क्लीन क्लियर सवाल है, आप शो के बाद स्टूडियो से सीधा घर जाएंगे कि कहीं आपका और जाने का इरादा है? बंसल जी, अभी तो आपको आशु सर बता रहे थे कि बॉम्बे तो एकदम लाइफलेस लग रहा है, सारे जो पॉपुलर स्पॉट्स है बॉम्बे के सब बंद हैं, सारी रोड्स खाली हैं जहां भी हम जाते हैं। वैसे भी आप लोग फॉर्चुनेट हैं सर कि आपके होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अब तो बार्स और पब्स खुल रहे हैं। बॉम्बे में तो अभी कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं है, तो मेरे पास तो घर जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है इस समय बंसल जी, मैं तो सीधा घर ही जाऊंगा। बिल्कुल, बट क्योंकि आपने बंसल जी ये बात बताई है, मैं आपसे वैसे स्टॉक के बारे में पूछने नहीं वाला था, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स पर तो आपने सुबह क्वेश्चन अवॉइड कर दिया। रैडिको खेतान पर कुछ करना चाहेंगे? थोड़ी देर पहले स्पाइक आया था, और सिर्फ स्टॉक खरीदेंगे रैडिको का या कुछ और भी? देखिए रैडिको का तो सिर्फ स्टॉक खरीदेंगे, इसके प्रोडक्ट दीपांशु मतलब कि दूसरी क्लास में आते हैं, मैं मतलब कि थोड़ी सी अपर क्लास वाला प्रोडक्ट यूज करता हूं। बट दीपांशु, रैडिको खेतान को खरीदना जरूर चाहिए। 397 का स्टॉप लॉस है और ये स्टॉक ऊपर में 433 435 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ओके, तो रैडिको खेतान एक स्टॉक है जहां पर आप एक्शन देख सकते हैं। सिर्फ 4 या 5 स्टॉक्स हैं मार्केट्स के रियली जो आज आपको पॉजिटिव क्लोज दिखा रहे हैं, वरना पूरे मार्केट में आपने गिरावट आती हुई देखी है। और कुछ कैश स्टॉक्स है जहां पर आपने एक्शन देखा था, पर वहां पर भी एंड ऑफ द डे देखें तो फिर आपने मुनाफा वसूली देखी है, और अब वीक क्लोजिंग की तरफ ही हम चल रहे हैं। तो बाजार में आज काफ़ी गिरावट हुई है। एक स्टॉक थोड़ी देर पहले स्पाइक आया था। कुणाल जी, एक क्विक कॉल, एस्ट्राजेनेका, आपसे पहले भी बात हुई है, थोड़ा स्पाइक आया है अभी, शायद वैक्सीन को रिलेटेड कुछ खबरें आ रही हैं या वैसे ही बाजार स्पेकुलेट कर रहा है, कोई ट्रेड है यहाँ पर?
देखिए दीपांशु, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, मेरा निजी निवेश है और इस पर दीपांशु हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिली है। इसको मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी थी। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है और ये स्टॉक अब लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इसमें किसी ना किसी वैक्सीन को लेकर के कोई सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, तो जिनके पास भी पोजीशन है मेरा निवेशित रहने की राय है। मुझे लगता है कि स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है और बिल्कुल मुमकिन है कि आपको 4000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, तो जिनके पास भी निवेश है निवेशित रहने की राय। ओके ये है आपके लिए एस्ट्राजेनेका पर राय पर। आइए फिर देख लेते हैं कैसा एक्शन रहा है आज के बाजार में। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हुई है, 23,000 के वापस ऊपर आपको आते हुए बैंक निफ्टी दिखा है, 11,350 पर निफ्टी दिख रहा है। तो क्लोजिंग के लेवल्स जो डिफेंड होते हुए दिख रहे हैं, जो अनिल जी ने मेंशन भी किए थे आपके लिए। सिर्फ एक स्टॉक है निफ्टी का जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है, वो है मारुति सुजुकी। अच्छा एक्शन था सुबह, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, बट फिर भी ऑलमोस्ट 0.2% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हो रहा है। बाकी 49 निफ्टी स्टॉक्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होते दिखेंगे। सबसे आगे आज गिरावट में था टाटा स्टील, 420 रुपए के लेवल्स पर क्लोज हो रहा है, 4% नीचे। एक्सिस बैंक पर काफ़ी तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है आपने। आईसीआईसीआई बैंक वीक था, आईटीसी जैसे दिग्गज स्टॉक्स में भी बिकवाली आई। साथ ही आपने देखा जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआई, भारती एयरटेल, यूपीएल, डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, एमएनएम, श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स। पॉइंट है कि सारे के सारे सेक्टर्स में आपने बिकवाली का दबाव रहा। सेक्टोरली आपके पास कोई भी आज एक डिफेंसिव स्पेस या एक ऐसी छुपने की जगह नहीं थी इस तेज़ गिरावट वाले बाजार में। फ्यूचर्स की भी बात करें तो सिर्फ 4 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए और उसमें से 2 ऑटोज़ के थे, एक तो मारुति था और एक अशोक लेलैंड हल्की सी तेज़ी के साथ 4% ऊपर था, वहाँ से तेज़ गिरावट भी हुई है। सीमेंस और पीवीआर में भी आपने हल्की सी खरीदारी देखी है। पर दूसरी तरफ जेएसपीएल 5.5% नीचे, पीरामल एंटरप्राइजेज यहाँ पर बिकवाली की राय आई हमारे एक्सपर्ट से, वहाँ पर 4% की गिरावट। आईसीआईसीआई प्रू, टाटा स्टील, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मैक्स फाइनेंशियल, बीएचईएल, एक्सिस बैंक, पेज इंडस्ट्रीज लगातार दूसरे दिन बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए 3.5% नीचे। टाटा पावर, फेडरल बैंक, पीएफसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चोला इन्वेस्टमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी और एनटीपीसी, इन सभी स्टॉक्स पर आपने बिकवाली का दबाव आते हुए देखा है। तो एक तेज गिरावट हुई है इन लेवल्स पर। डाउ फ्यूचर्स दिन की ऊंचाई पर है, माइंड यू 220 अंक ऊपर है, तो डाउ फ्यूचर्स दिन की ऊंचाई पर है और निफ्टी हालांकि दिन के निचले स्तर पर क्लोज नहीं हो रहा है बट उसके काफ़ी करीब ही क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो भारी बिकवाली का दबाव रहा है आज के ट्रेड में। देखते हैं कि ये फर्दर फॉलो ऑन सेलिंग आपको बाजार में आती हुई दिखेगी। जहां तक मंडे के सेशन का सवाल है, मंडे को याद रखिएगा अमेरिकी बाजार बंद है, तो आज शाम का जो अमेरिकी बाजारों का एक्शन है वो काफ़ी एक्साइटिंग रह सकता है, क्योंकि तेज़ गिरावट के बाद एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले वहाँ पर आज क्या होगा वो नज़र है। और ऑफ कोर्स वहाँ पर अगस्त महीने की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली हैं जिसका सेंटिमेंट पर काफ़ी असर पड़ता है, तो उसकी वजह से भी बाजार में एक फ्रेश मूवमेंट या एक फ्रेश वॉलेटिलिटी आती हुई दिख सकती है। तो ऑल इन ऑल एक काफ़ी वॉलेटाइल वीक रहा बाजार के लिए और हम क्लोज कर रहे हैं एक वीक नोट पर। प्रोविजनल बेसिस पर देखें तो 11,350 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है और 23,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा नीचे आएगा, बट एटलीस्ट जो लेवल्स अनिल जी ने मेंशन किए थे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के लिहाज से, वो बाजार डिफेंड करते हुए दिखा है। तो ये एक आप माइल्ड पॉजिटिव ले सकते हैं, बट ऑफकोर्स आने वाला जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा अमेरिकी बाजारों को लेकर और ऑफकोर्स जो बॉर्डर पर तनाव है वहाँ से कुछ निकल कर आता है कि नहीं।